आईजी पुलिस ने यह बताया कि जी वो तो पता नहीं कितने अरसे से आदमी यहाँ का रिहायशी भी है। बेसिकली पिछले 8 साल में इमरान खान ने दहशतगर्दों को इतनी छूट दी है केपीके के अंदर, इतना लालची और खुदगर्ज आदमी है कि चंद वोटों के लिए, चंद 2 टकों के वोटों के लिए, अगर अब भी आप लोगों को ये नहीं समझ आती कि ये पाकिस्तान दुश्मन है, कहाँ पे? पाकिस्तान के अंदर, जिसको सारी दुनिया कह रही है कालादम जमात तुम कह रहे हो, उसको नहीं पाकिस्तान में खोलने दो उसको। बुशरा बीबी को यहां तक खौफ था कि इमरान खान ने बाज को आना नहीं अपनी हरकतों से। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा, और मुझे इस पूरे वाक़े में सिर्फ एक अच्छी चीज़ अभी नज़र आ रही है, बाकी तो बड़ा अंदोनाक वाक़या है कि कई ज़ख्मी जो हैं उनको मलबे तले से निकाला भी गया और उनकी उम्मीद है कि वो बच जाएंगे। तो हर चीज़ में एक अच्छी चीज़ हमें देखकर वो भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने इतने घरों को बचा लिया। अब बात यह है कि जो मस्जिद के अंदर धमाका करे, नमाजियों को मारे, वो तो मुसलमान नहीं हो सकता, इसमें तो कोई डर नहीं। लेकिन आप ये देखें कि प्राइम मिनिस्टर वहाँ पहुँचे, लेकिन उनको बताया गया कि जी एक ही गेट है जिससे एंट्रेंस है, और उसके बावजूद वो एंटर हो गया। फिर आईजी पुलिस ने यह बताया कि जी वो तो पता नहीं कितने अरसे से आदमी यहाँ का रिहायशी भी है, यानी उसकी भी तफ्तीश नहीं हो रही। बेसिकली पिछले 8 साल में इमरान खान ने दहशतगर्दों को इतनी छूट दी है केपीके के अंदर कि वो हर जगह आकर रच बस गए हैं, हमारे दरमियान, हमारे अंदर बैठे हुए हैं। ये इतना, मैं अब क्या अल्फाज इस्तेमाल करूं, मेरे मुंह में गाली आ रही है इसके लिए। इतना लालची और खुदगर्ज आदमी है कि चंद वोटों के लिए, चंद 2 टकों के वोटों के लिए इसने उनको जड़ें जमाने दी, और इसने अपनी पुलिस को खोखला कर दिया, सीडीडी को खोखला कर दिया वहां पे, ताकि उनको कोई रोक टोक ना हो सके। अब आप देख लें कि केपीके की हुकूमत जो है वो तो चंद दिन पहले गई है, तो अभी तक जितना कुछ 9 साल में हुआ है, 9.5 साल में, वो उन्हीं का किया धरा है। अगर अब भी आप लोगों को ये नहीं समझ आती कि ये पाकिस्तान दुश्मन है, तो फिर पता नहीं कब समझ आएगी, इतने लोग मरने के बावजूद, इतने बेमाना कत्ल के बावजूद। और रेड जोन में होने का मतलब ये है कि पुलिस ही अपना इनकॉम्पिटेंट है ना वहाँ की। तो जो इतने कामयाब पुलिस रिफॉर्म्स किए, ये किया वो किया, और केपीके की पुलिस को वाशिंगटन डीसी की पुलिस से कंपेयर करता था, कभी ये स्कॉटलैंड यार्ड से कंपेयर करता था, आज आपको उनकी औकात नजर आ गई है, आपको नजर आ गया। और मैं क्या कह सकता हूँ, बस माविश अपना अल्लाह ताला से डरना चाहिए। वो बेचारे घर देखो जहाँ पे उनके घर से नमाजी किए हैं और वापस लाश आ गई, वो उफ, क़यामत आ गई ना उस घर में, तो क़यामत सुगरा तो आ गई। सही बात है सर। जो बात आप कर रहे हैं, इसी तरह की बात फैसल करीम कुंडी साहब ने की है। वो कहते हैं कि खान साहब ने दहशतगर्दों के इलाज मुआवजे का बंदोबस्त किया। वो कहते हैं कि उनके बयानात रिकॉर्ड पर भी हैं, जिसमें खान साहब ने दहशतगर्दों की हिमायत वगैरह कर रहे हैं। तो सर, ये जो सारी बात है, उसका आज वाली दहशतगर्दी से कोई लिंक है? देखें, आप याद करें, आपको मैं दिखा रहा हूँ कि 22 नवंबर 2021 को, मैं अब आपको प्रूफ के साथ दिखाता हूँ, गवर्नमेंट ने क्या किया, किसकी हुकूमत थी 22 नवंबर 2021 को, ये बताएं मुझे जरा। ऑब्वियसली पीटीआई। ऑब्वियसली पीटीआई, ऑब्वियसली इमरान खान की, जालिम खान की, बल्कि जालिम न्याजी की। खान तो है नहीं, खान होता तो पश्तो तो बोलता, खान होता तो कोई ना कोई अपना, खान तो बड़े गयूर कौम होते हैं। बहरहाल, गवर्नमेंट रिलीजेस ओवर 100 टीटीपी प्रिजनर्स एज अ गुडविल जेस्चर। As a goodwill gesture, government releases 100 TTP thing. फिर क्या कह रहे हैं भाई साहब, 2013 से लगे हुए थे, सितंबर 2013 से, कि तहरीक तालिबान शुड ओपन एन ऑफिस। कहाँ पे? पाकिस्तान के अंदर ना। तुम सह सके हो, आप समझ आ गई तुम्हें? जिसको सारी दुनिया कह रही है कालादम जमात तुम कह रहे हो, उसको नहीं पाकिस्तान में खोलने दो उसको। फिर आप परवेज खटक का सुन लें, 2014 में केपीके गवर्नमेंट रेडी टू ओपन टीटीपी ऑफिस इन पेशावर। ठीक है, ये परवेज खटक था, जो नाचता था, ऐसे नाचता था, कंटेनर के ऊपर डांस करता था 2000, जैसे वो उड़ के परिंदा इधर चला गया तो उधर चला गया। फिर जनाब
25 सितंबर 2013 की आपको बताता हूँ कि पीटीआई चीफ अर्जेस गवर्नमेंट टू अलाउ ओपनिंग ऑफ पाकिस्तान तालिबान ऑफिस। ये बेशरम लोग, ये अपना इनके घरों के लोग मरे होते हैं या शहीद हुए होते हैं, फिर मैं देखता इनको तो प्लास्टर ही नहीं उतर रहा झूठी चोटों के ऊपर, ठीक है। इनके तो कुछ सलवार के अंदर से 4 गोलियां गिर जाती हैं लग के या मिल के। ये तो कमाल के नहीं है कि ये वो लोग हैं। तो मैं बहुत ही, मुझे रंज भी है, दुख भी और शदीद गुस्सा है मुझे आज के दिन। तो सर ऑन चौधरी साहब ये कहते हैं कि मेरे बाद खान साहब से वही मिलता था जिसे बुशरा बीबी की इजाज़त होती थी। सेक्रेटरी और वजारतें जो हैं वो तस्वीरें देखकर की जाती थी। जहांगीर तमीम साहब और मुझे बुशरा बीबी ने खान साहब से दूर किया। और वो ये भी कहते हैं कि खान साहब जो हैं वो इलेक्शन से पहले बहुत ज़्यादा खौफजदा थे कि नवाज शरीफ कहीं इलेक्शन से पहले वापस ना आ जाएं। उन्होंने कहा मुझे कि उन्हें कहो कि या तो नवाज शरीफ साहब उनकी बेटी को गिरफ्तार कर लें या फिर वो किसी तरह वापस ना आ सकें। सर आप समझते हैं इन बातों में कोई सदाकत है? 100% सच है, 100% सच अच्छा। है। बल्कि आपको मैं यहाँ तक बताऊं कि बुशरा बीबी को, यानी उस जमाने का तो मुझे पता है, मैं करीब था। बुशरा बीबी को यहाँ तक खौफ था कि इमरान खान ने बाज को आना नहीं अपनी हरकतों से, और उनको डर था कि कोई और चंद ना चढ़ जाए। तो पीटीआई की बहुत सी रहनुमाई ऐसी थी जिनकी तस्वीरें मंगा के देखी जाती थी और फिर उसको पीटीआई से दूर किया जाता था, बिल्कुल अच्छा। जैसे दफन किया जाता था कि कहीं ये सामने आई बार बार तो खान साहब का दिल ललचाएगा, मचलेगा, हाँ, मतली होगी उनको। तो बुशरा बीवी बड़ी घाक किस्म की खातून है। उन्होंने इन सारी चीज़ों को बड़ी कंट्रोल किया और इफेक्टिवली कंट्रोल किया। और यानी ये वो बातें हैं कि जो मुझे याद है, मैंने किसी की सिफारिश की थी किसी पोर्टफोलियो के लिए, मिनिस्ट्री के नहीं, किसी डिपार्टमेंट के लिए। तो मुझे नईमुल हक मरूम ने कहा यार पार्टनर क्या बात कर रहे हो, वो भाभी हमारी जो है ना, ये सारी तस्वीरें उसके पास पहले जाती हैं, फिर वो पता चलता है किसी को मिलना है कि नहीं पोर्टफोलियो। लेकिन सर इस बात में आपको लगता है कि कोई सदाकत है जो कह रहे हैं कि खान साहब नवाज शरीफ साहब के इलेक्शन से पहले वापस आने से खौफजदा थे? हाँ जी। अच्छा। क्योंकि नवाज शरीफ बहरहाल वो कहते थे अगर नवाज शरीफ यहाँ हुए तो हम इलेक्शन हार जाएंगे। जी बिल्कुल। असल में नवाज शरीफ का जो वोटर है ना, वो बड़ा साइलेंट वोटर है। वो प्रोटेस्ट करने वाला वोटर नहीं है, सड़कों पे निकलने वाला वोटर नहीं है, लेकिन वो कमिटेड वोटर है। तो ये उस वक्त पीटीआई की ये पॉपुलैरिटी नहीं थी पंजाब में, इनको पता था। और इनके कैंडिडेट्स जो थे, जो इन्होंने जिस तरह से लगाए थे कई जगहों पे, और वाइप आउट हो गया, इवन लाहौर वाइप आउट हो गया 3 सीटों के अलावा। तो वो इनको पता था कि इनके साथ क्या होने वाला है। तो नवाज शरीफ अगर आ जाते तो फिर इतनी भी नहीं मिलनी थी जितनी मिली, यानी ये बिल्कुल क्लियर वर्किंग थी। सर पीडीएम के सरबराह जो हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, उन्होंने तो कहा था कि हम ज़िमनी इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी तो ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा ले रही है। तो इसका ये मतलब है कि इख्तलाफात हो गए आपस में? नहीं, देखें, वो पीडीएम के सरबराह हैं, उन्होंने पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे कहा है कि वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। यानी बहैसियत पीडीएम कैंडिडेट के तीनों वो 11 की 11 जमातें जो हैं, उनका एक मुश्तरका कैंडिडेट हो हर हल्के में, वो नहीं होगा। तो वो नहीं अच्छा। है, वो इंडिविजुअल जमातों का अपना अपना मैनिफेस्टो है, क्यों नहीं इलेक्शन लड़ेंगे, क्यों स्पेस देंगे वो, उन्होंने नहीं सियासत आगे करनी। लेकिन पीडीएम का जो है ना, वो एजेंडा नहीं है कि वो अब हर इलेक्शन जो है एक साथ लड़े, वो आपस में लड़ेंगे, एक दूसरे के खिलाफ भी लड़ सकते हैं। तो इसमें कोई मुझे कोई ऐप वाली बात नहीं नजर आ रही। सर ये लाल हवेली वाला जो इंसिडेंट हुआ है, आपके हर दिल अजीज शेख रशीद साहब, उनको थाने भी बुलाया गया लेकिन वो नहीं आए, और साथ वो ये भी कहते हैं कि अगर मैं जेल चला गया तो मुझे पता है कि वहाँ से फ़ोन कैसे करना है, ट्वीट्स भी आते रहेंगे। तो सर थाने तो वो गए नहीं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अगर मैं जेल चला गया तो उनको पता है कि उन्होंने कैसे कांटेक्ट करना है। ये जेल जाने से पहले इन सारे टार्जनों की बातें और होती है ना, जेल जाने के बाद हरकतें शहबाज गिल हो, फवाद चौधरी हो, कोई भी उनकी और होती हैं, आपके सामने है, स्वाति भी आपके सामने है। देखें, बात यह है कि जो लाल हवेली में हुआ वो तो इसलिए हुआ कि कब्जे की ज़मीन पे उन्होंने 10 मरले उन्होंने पैसे दिए होते, बाकी उन्होंने कब्जा किया हुआ था। तो उनको कई सालों से नोटिस आ रहे थे और उनकी सियासत जो थी उनके नोटिस पे जा रही थी। अब जो है वो उन्होंने नहीं लिहाज किया और लाल हवेली जो है वो आदि उसमें कर दी। अब अगर तफ्तीश के लिए पुलिस बुलाती है आपको, आपके ऊपर इंक्वायरी हो रही है, आपके ऊपर पर्चा है, आपने ज़मीन पे कब्जा किया हुआ है,
तो इमलाक पे कब्जा किया हुआ, तो आप टार्जन बन गए कि जी मैं नहीं जाता। क्यों नहीं जाते भाई? नहीं होगा यहाँ पे अब किसी का कब्जा। दूसरी बात यह है कि उनका ख्याल है कि जेल में वो जाएंगे, रिश्वतें देंगे, फ़ोन की सहूलत ले लेंगे, फलां ले लेंगे, ये ले लेंगे। तो इस बार शेख साहब को पता होना चाहिए जेल ज़रा सी डिफरेंट होगी उनके लिए, और उनको जेल जेल ही लगेगी, वो कोई घर का दूसरा बेडरूम नहीं होगा उनके लिए। सर फवाद चौधरी साहब कहते हैं, आज उनको अदालत में पेश किया गया, वो ये कहते हैं कि पिछले 6 दिनों में मुझे सिर्फ 2 घंटे के लिए पुलिस वालों ने सोने दिया है। सर ये तो सरासर ज्यादती नहीं है? ह्यूमनली ये तो गलत है। सरासर झूठ है। आपको उसकी शक्ल देख के लग रहा है कि ये आदमी 6 दिन में 2 घंटे सोया, ये ऐसे कुछ खाया पिया नहीं है। ये आई मीन आप इनके झूठों पे ना जाएं। 2 घंटे सोए 6 दिन में, वैसे ही मर जाए, उसका वजन बस 20 किलो कम हो जाता। अभी तक वजन को कम हुआ है, उसका मुंह पे नहीं हुआ, नाक पे नहीं हुआ, जिस्म पे नहीं हुआ। तो 6 घंटे 6 दिन में 2 घंटे वजन कम करना वैसे ऑनेस्टली इतना आसान अब्बा नहीं इतना, लेकिन आप अगर 6 रातें जागे तो फिर आपका वजन खत्म हो जाएगा, फिक्र ना करें आप, ट्राई कर सकती हूँ। बिल्कुल ट्राई करें आप। और वो जो है ना, रिमांड क्या होता है? रिमांड में उन्होंने क्वेश्चनिंग करनी होती है, जगा के करते हैं, ये भी एक रिमांड का एक तरीका है। उसमें तशद्दुद तो नहीं किया ना। ये शुक्र है फवाद चौधरी पहला पीटीआई वाला निकला है जिसने बाहर आके ये नहीं कहा मेरे साथ जिनसी तशद्दुद किया गया। तो वो तो एनीवे बस ये है कि जगा के रखा गया, मेरे मुंह पे कपड़ा डाला गया, कपड़ा नहीं डाला गया। आज मुझे फिर एक इसने बयान दिया कि जी मुझे वैन की पिछली साइड पे बिठाया था। तो भाई क्या तुम्हारे लिए अलग गाड़ियां लाएंगे? तुम जेल से आ रहे हो, कैदियों को जैसे लाते हैं वैसे ही लाएंगे ना, जैसे लाया जाता है पेशी को, उसी तरह लाएंगे कि तुम्हें डबल कैबिन में लाएं और आगे बिठा दें, और फिर प्रोटोकॉल भी चले आगे, फिर तुम आओ और विक्ट्री के साइन बनाते हुए निकल जाओ। छोड़ दे ड्रामे इनके। आप ये झूठ बातों को मेरे आगे मत कोट किया करें। सर अच्छा एक और बात कोट करती हूँ, सोशल मीडिया पर इसहाक डार साहब के बारे में कुछ लतीफे चल रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि एक मामूली सी जख्मी टांग अगर 3 महीने में ठीक नहीं हुई तो मुल्क की मईशत जो कि 4 साल की खराब है वो कैसे ठीक होगी? सर इस बात में कितना वजन? भाई इसमें काफ़ी सदाकत है। बात यह है कि ना सिर्फ 4 साल की खराब मईशत 4 दिन में नहीं ठीक होती, बल्कि पिछले 8 महीने में जो कुछ तहरीक इंसाफ और पीटीआई ने कर लिया उससे तो मईशत ज़्यादा ख़राब हुई। आज आप देखें कि यूएई के सदर का भी दौरा मुलतवी हो गया पाकिस्तान में। अब वो बता तो ये रहे हैं कि जी खराबी मौसम की वजह से हुआ, लेकिन मुझे भी पता नहीं है कि क्या इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे फ़्लाइट्स नहीं आई सुबह से। मैं चेक करूँगा भी। लेकिन यह है कि जो कुछ पॉलिटिकली हो रहा है इस मुल्क में, उसके बाद कौन इस मुल्क से हाथ मिलाना चाहेगा या डील करना चाहेगा, और कौन उसका जिम्मेदार है? तो पिछले 4 साल नहीं, ये 8 महीने भी उसमें डाले हैं। सर अफवाहें ये हैं कि डॉलर जो है वो 300 रुपए तक जाएगा। आपके ख्याल में आईएमएफ से मुज़ाकरात के दौरान ही 35% महंगाई जो है वो ऑलरेडी बढ़ चुकी होगी? मैं वो तो ये है कि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो ऑब्वियसली उस तरह महंगा तो होना है उसमें। लोग हर कीमत देने को तैयार हैं। डॉलर में लोग अपनी सेविंग कर रहे हैं, उसमें जिन्हें पता नहीं इसमें कितना मुनाफा हो जाएगा जब बेचेंगे। तो ठीक है, अगर ये अप्रोच है तो ज़रूर करें, लोग खुद ही मरेंगे। लेकिन हैविंग सेड दैट, बात यह है कि 300 पे डॉलर बुरा नहीं है एक शर्त पे कि वो फिर हमें ये पता हो कि अगले 3 साल इतने पे ही रहना है, ताकि लोग अपना कारोबार, अपनी ज़िंदगी जो है उसके इर्द गिर्द प्लान कर सकते हैं। जब आपको ये पता ना हो कि ये कितने का रहना है, 15 दिन बाद इसे बढ़ जाना है, 1 महीने में बढ़ जाना है, तो आप बिजनेस कैसे प्लान कर सकते हैं? आपको पता ही नहीं कि आज मैंने ऑर्डर प्लेस किया, जब तक आएगा उस वक्त तक डॉलर कितने का होगा, और जब मैंने उस पर ड्यूटी देनी है तो वो कितनी होगी, अब कुछ भी नहीं पता आपको। तो वो बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इवेंचुअली ये इतने बुरे हालात नहीं है। एक दफ़ा IMF से अगर मुज़ाकरात कामयाब हो गए और फॉरेन इंडक्शन शुरू हो गई हमारी एज कमिटेड एंड एज प्रॉमिस्ड, तो फिर डॉलर कंट्रोल होएगा इंशाल्लाह। ये मुझे उम्मीद है इसमें ये एडजस्ट होगा। सर विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ये कहते हैं कि आइन में इस बात की गुंजाइश मौजूद है कि अगर हालात जो हैं वो ऐसे हों तो हुकूमत जो निगरान हुकूमत है उसकी मुद्दत में तौसी की जा सकती है। उन्होंने कोट भी किया कि जैसे कि 1988 में सैलाब आया और 2007 में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत के बायस
ज़ाहिर इंतखाबात लेट हुए। तो सर इसका तो ये मतलब नहीं है कि हुकूमत पूरी प्लानिंग करके बैठी हुई है कि इंतखाबात को बाय द लेट वे, कर। बेगम नुसरत भुट्टो नहीं, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जी शहादत सर, हुई। मैंने बेनज़ीर भुट्टो का। अच्छा, तो और बाय द वे उस वक्त मैं भी वजीर था, तो मुझे पता है एकदम से लंबी हो गई थी हमारी गवर्नमेंट जो थी। अच्छा। और यानी उस वक्त मुझे बड़ा आपने अजीब सा वक्त याद करा दिया। देखें, आइन में इसकी गुंजाइश मौजूद है और इसमें कोई दो राय नहीं है। आज जो वाक़या हुआ, इसके बाद तहरीक तालिबान ने जिम्मेदारी भी कबूल कर ली और ऐलान जंग किया हुआ पाकिस्तान के ऊपर। आप खास तौर जिसको हम इलाका गैर कहते थे, या फाटा में या वजीरिस्तान में या उन करक वगैरह में, इन सारी जगहों पे कैसे अभी इलेक्शंस कर सकते हैं? आधे ज़्यादा आपका सिंध जो है वो डूबा हुआ है, 2 सूबे पंजाब के 2 ज़िले डूबे हुए हैं, आधा बलूचिस्तान डूबा हुआ है, अभी तक रिहेबिलिटेशन नहीं हो रही है लोगों के, अभी घर तक तामीर नहीं हुए। बिजली के बिल नहीं दे सकते क्योंकि बिजली ही नहीं है वहाँ पे। तो आपका ख्याल में कि इलेक्शन खेलना चाहते हैं इमरान खान, ये मुल्क के साथ क्या चाहते हैं? और आइन में ऐसी गुंजाइश है, उस वक्त भी डिले हुए थे जब मैं वजीर था, मुझे याद है। और अगर खुदा ना खास्ता, अल्लाह रहम करे, होने नहीं चाहिए। अगर ऐसी गुंजाइश कोई सिचुएशन होती है तो गुंजाइश मौजूद है। और आज़म नज़ीर तारड़ साहब एक बहुत आइन को समझने वाले काबिल वकील हैं, तो जब वो ऐसी बात करे और आइन को कोट करे तो आप आंखें बंद करके यकीन कर लें कि ये शिक मौजूद है, उसे कोई बहस नहीं है। चलें देखते हैं सर आने वाले दिनों में क्या होता है। बहुत शुक्रिया आपका मुबश्शिर साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाज़त दें। ये हमला एक ऐसे टाइम पे किया गया है जब इसराइल की तरफ से जो है ईरान पर हमलों का दावा किया जा रहा है। कुछ कैजुअलिटीज़ जो हैं वो उससे होती हैं, कुछ मस्जिद की छत से होती हैं। जो खौफनाक बात है कि टीटीपी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे लिखा अल्हम्दुलिल्लाह। ये इस काबिल नहीं है कि इनके साथ इंसानी सलूक की बात की जाए। टीटीपी के ईरान के साथ भी ताल्लुकात हैं, वो उधर भी पनाह लेते रहते हैं और इंडिया के साथ तो हैं ही हैं। अब वक्त आ गया है कि इन लोगों को, इनको ख़ानदानों समेत जहन्नम वासल किया जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बात से बात के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अफीफ़ा राव और मेरे साथ मौजूद है मुल्क के नामवर तजियाकार रिजवान रज़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, दो बहुत ही जो है वो तशवीशनाक सूरत हाल हैं जो आज मैं चाहूँगी कि जिससे हम अपने व्लॉग का आगाज़ करें। एक तरफ हमने देखा कि पेशावर में जो है बम ब्लास्ट हुआ। ये हमला जो है वो किसी भी तरह, आपने देखा होगा खुद भी कि मुल्क की सिक्योरिटी पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है जिस जगह पे ये हमला हुआ है। दूसरी तरफ ये हमला एक ऐसे टाइम पे किया गया है जब इसराइल की तरफ से जो है वो ईरान पर हमलों का दावा किया जा रहा है। तो आप इस सारी सिचुएशन को किस तरह से देखते हैं और आइंदा पाकिस्तान पे आने वाले दिनों में इसके क्या असरात हो सकते हैं? देखिए, बहुत बड़ी स्टेटमेंट आपने खोल दी है शुरू के अंदर ही। पहले हम ज़रा पेशावर वाले ब्लास्ट को देख लेते हैं। पेशावर के अंदर जो है वो पुलिस लाइन है, यानी पुलिस हेडक्वार्टर है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेडक्वार्टर्स को हम कह सकते हैं। उसकी मस्जिद है। उस मस्जिद के अंदर नमाज के दरमियान पहली सफ़ में खड़ा हुआ एक नमाजी जो है वो ख़ुद को ब्लास्ट कर लेता है। उस ब्लास्ट के नतीजे के अंदर वो मस्जिद की छत भी गिर जाती है। और कुछ कैजुअलिटीज़ जो हैं वो उससे होती हैं, कुछ मस्जिद की छत से होती हैं। तो ये दो चीज़ें जो हैं ये आपने मद्देनज़र रखनी है। जब आप वहाँ पे एंटर होते हैं, जो मैंने वहाँ पे जर्नलिस्टों से बात की है तो उन्होंने बताया है कि जब आप अंदर एंटर होते हैं तो आपको कम से कम 3 चेक पोस्ट हैं जिनसे गुज़रना पड़ता है और वहाँ पे आपकी तलाशी होती है। तो इसका मतलब है कि ये जो खुदकुश बमबार है ये इन तीनों में से गुज़र गया, जिससे ये इंडिकेशन करता है कि वहाँ पे पुलिस लाइन के अंदर चेक एंड बैलेंस की क्या सूरत हाल है। इस धमाके के फ़ौरन बाद इमरान खान साहब का ट्वीट आया। उस ट्वीट के बिल्कुल आखिरी फ़िक्रे में उन्होंने कहा कि पेशावर पुलिस को जदीद टेक्निक्स और असले से मसल्ला किया जाए। तो 10 साल की तुहाडी हुकूमत से तुसी उत्थे अंब चूपदे रहे हो बह के, आपको करना चाहिए था ना। आपका ये मुतालबा तो बनता ही नहीं है। अभी केयर टेकर गवर्नमेंट आपके मशवरे से वहाँ पे कायम हुई है, तो आप वहाँ पे हुकूमत में रहे हैं ना, 2 टर्म्स आपने गुजारी हैं। लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी बात है, जो खौफनाक बात है और जिस पे मुझे इस वक्त ज़ाती तौर पे बहुत शदीद गुस्सा है,
वो ये है कि टीटीपी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे लिखा अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, यानी कि उन्होंने इस धमाके के ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा किया, यानी कि जो बेगुनाह लोगों की उन्होंने जान ली उस पे उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, यानी कि वो सुहागनों के जो सुहाग उन्होंने उजाड़ दिए हैं उसके ऊपर उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, यानी कि वो लोग जो वहाँ पे अल्लाह की इबादत करने आए थे उनको उन्होंने बेगुनाह और नाजायज़ मौत दे के अल्लाह के पास भेज दिया, उस पर उन्होंने शुक्रिया अदा किया। तो मेरा ख्याल है कि अब वक्त आ गया है। पहले जब इनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन होते थे तो मेरे जैसे लोग भी कहते थे कि यार ठीक है आप उनको मारें लेकिन उनके ख़ानदानों को तो बख्श दें, मेरा मतलब है उनका क्या कसूर है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि इन लोगों को इनके ख़ानदानों समेत जहन्नम वासल किया जाए। ये इस काबिल नहीं है कि इनके साथ इंसानी सलूक की बात की जाए और इनको उसके लेवल पे रखा जाए। बड़े दिनों से हम सुन रहे थे, अगर आपको याद हो तो अभी परसों ही पेशावर से भेजे गए 3 खुदकुश हमलावर जो थे वो गिरफ़्तार किए हैं, उनके ऑपरेटर भी गिरफ़्तार किए गए थे, उनके हैंडलर्स भी गिरफ़्तार किए गए थे। एक खुदकुश जो हमलावर होता है ना उसको कम से कम 3 लोग ऑपरेट कर रहे होते हैं। एक तो उसके साथ साथ बिल्कुल उसके बाजू से बाजू मिला के चल रहा होता है, वो मोटिवेटर होता है, वो उसको बता रहा होता है कि किस तरह धमाका होता है वो सीधा जन्नत में जा गिरेगा। दूसरा होता है जिसने इन दोनों पे नज़र रखी होती है और अगर खुदकुश हमलावर की नीयत बदल जाए और वो वहाँ से भागने की कोशिश करे तो वो उसे गोली मारता है और उसको मौके पे मार देता है। और तीसरा इन तमाम का जो इंचार्ज होता है, और ये चारों के चारों लोग उस इलाके के अंदर मौजूद होते हैं, ये बात आपने मेरी ज़हन में रख लेनी है। तो इसलिए अगर वहाँ पे इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब को कैमरा छोड़ आए हुए हैं या कोई सिस्टम इन्होंने वहाँ पे इंस्टॉल किया है गुज़िश्ता 10 साल के अंदर, फिर तो कैमरों के अंदर ये चारों के चारों लोग आ जाएंगे। एक तो ब्लास्ट कर गया, दूसरा जो उसका मोटिवेटर था, तीसरा जो हैंडलर था, चौथा जो सुपरवाइज़र था, ये सारे के सारे कैमरों में आए होंगे। ये नहीं हो सकता कि वो कैमरों में ना आए हों। तो उनको ट्रैक करना, ट्रेस करना और फिर उनको हंट करना जो है वो आसान हो जाएगा। एक तो ये बात नोट कर ली जाए। और दूसरा ये है कि इनके ख़िलाफ़ जो है वो नरेटिव बिल्ड हो रहा है अब इनके ख़िलाफ़। पाकिस्तान के उलमा कराम ने भी इनका मुंह तोड़ जवाब दिया है। ये किसी भी सेटल्ड पॉपुलेशन, भले वो कुफार की भी हो, उसके ऊपर हमला नहीं कर सकते। किसी भी इस्लामी कानून के तहत, किसी भी इस्लामी रवायत के तहत, भले वो ज़ईफ़ ही क्यों ना हो, ये इस तरह बेगुनाह लोगों के ऊपर हमला नहीं कर सकते। हम इस बात की तवक्को करते हैं कि तकी उस्मानी और इन जैसे और लोग जो हैं जो उसी स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक़ रखते हैं, वो ना सिर्फ के इनके नाम नहाद जो बयानिए हैं उनका बेड़ा गर्क करेंगे, बल्कि उनको उल्टा के इनके ख्वारिज के मुंह पे दे मारेंगे। अच्छा, तो सर लेकिन ये जो ईरान और इसराइल के दरमियान सूरत हाल है उसको आप इस तनाजुर में किस तरह से देखते हैं? देखिए, टाइमिंग बड़ी अजीबोगरीब है। उधर ईरान में हमला हुआ है, इधर ये हो गया है। अब टीटीपी के ईरान के साथ भी ताल्लुकात हैं, वो उधर भी पनाह लेते रहते हैं जाके, और इंडिया के साथ तो हैं ही हैं। कुलभूषण यादव उसकी एक ज़िंदा मिसाल है जिसको पकड़ के हमने पिंजरे में बंद किया हुआ है। तो मेरा मतलब है कि ये 2 मिसालें तो हमारे पास प्रूवन मौजूद हैं। इसमें एक और बात जो है जिसके ऊपर मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ। 2 रातें हो गई हैं मुसलसल ईरान की मुख्तलिफ तनसीबात के अंदर आग लगती है, शोले उठना शुरू हो जाते हैं। कल रात जब ये इस तरह के शोले उठे तो ईरान ने कहा कि जी कुछ नहीं हुआ, वैसे ही इंटरनल कोई प्रॉब्लम हो गया था, ये वो हो गया था। तो जब ये गुज़िश्ता रात जो है इतवार और पीर की दरमियानी रात बाकायदा अटैक हुए, उसके अंदर जो है वो इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड जो है उसके हेड ऑफिस के ऊपर बड़ा खौफनाक अटैक हुआ है। उसके बाद रिफाइनरियाँ जो हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, और ये ईरान के मुख्तलिफ़ इलाकों में हुए, वो अटैक हुए हैं। और फिर जो है अल्लाह आपका भला करे, एक और अटैक भी हुआ है। हाँ, वो जो ड्रोन बनाने वाली फैक्ट्री है, इनके खुद कुछ ड्रोन हैं जो कि मुख्तलिफ़ जगहों के लिए चलाए जाते हैं, वहाँ पे जाके लगते हैं और तबाह बर्बाद कर देते हैं।
इस वक्त यूक्रेन में रूस वो ड्रोन ईरान से ख़रीद के इस्तेमाल कर रहा है और काफ़ी ज़्यादा तबाही फैला रहा है। तो परसों रात जब अटैक हुआ था उसमें ड्रोन की फैक्ट्री अंडर फायर आई थी, तो उसमें कहा गया कि ये शायद नेटो ने अटैक किया है। नेटो ने फ़ौरन कहा कि जी हमने अटैक नहीं किया। आज के दिन में इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो 2 ममालिक इसकी ज़िम्मेदारी क्लेम कर रहे हैं। एक जो है वो आज़रबाईजान है और एक दूसरा जो है वो इसराइल है। अब आज़रबाईजान जो है वो मतलब कि ऑफिशियली वो भी उसी स्कूल ऑफ थॉट से, उसी फेज से या उसी फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं जो कि ईरान का है, लेकिन सियासी तौर पे वो एक दूसरे के मुखालिफ हैं। आर्मीनिया के साथ आज़रबाईजान के झगड़े में ईरान ने खुल के आर्मीनिया को हेल्प आउट किया था और सैकड़ों टैंक जो थे वो अपने आर्मीनिया के हवाले किए थे और रूस से भेजे जाने वाले टैंकों को अपने मुल्क में से गुजार के आर्मीनिया को देने की सहूलत फराहम की थी, जिस पे आज़रबाईजान को बहुत दुख था। गुज़िश्ता से पेवस्ता रात को ये होता है, दिन को ये हुआ, यानी जुम्मे के दिन ये हुआ है कि एक मुसल्लह फ़र्द जो था वो आज़रबाईजान की एम्बेसी में ईरान में घुस गया और उसने वहाँ पे फायरिंग कर दी और उस फायरिंग के नतीजे में एक शख्स जो था वो जाँ बहक हो गया और आज़रबाईजान ने अपना पूरा सफारती अमला जो था वो तेहरान से वापस बुला लिया। ये एक टेंशन हुई। फिर उसके बाद ये 2 रातें अटैक में गुजर गई हैं और रेवोल्यूशनरी गार्ड के हेड ऑफिस पे हमला हो जाना बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल। और उधर से आज़रबाईजान ने क्या कहा है कि उन्होंने क्लेम किया है कि जी ये जो अटैक हुआ था ईरान के अंदर वो हमने किया है। अब आज़रबाईजान के पास ड्रोन हैं और ड्रोन उसने कहाँ से लिए हैं? उसने ड्रोन लिए हैं तुर्की से। यूँ तुर्की भी इस जंग के अंदर एक फरीक बन गया जो कि ईरान का हमसाया है। अब अजीबोगरीब सूरत हाल है। अब इसके नतीजे में होगा क्या? दुनिया का 40% के करीब तेल जो है वो यूएई का हो, वो सऊदी अरब का हो। सऊदी अरब का भी तेल का जो है ना वो ईरान वाली साइड से निकलता है और इधर से ही डिस्पैच होता है। बिल्कुल। सऊदी अरब का, इराक का और मुत्तहिदा अरब अमारात का और कतर का और बहरीन का और कुवैत का, इन सब का तेल जो है ये दुनिया की तेल की सप्लाई का तकरीबन 40% बनता है। तो ये इस इलाके में से गुजर के जाता है जिस इलाके में ईरान वाक़या है, यानी कि ईरान के हमसाए से। यानी कि अगर वहाँ पे टेंशन होती है और तेल की सप्लाई में रुकावट के खदशात पैदा होते हैं तो तेल की कीमतें आलमी मंडी में बढ़ेंगी, जो कि बढ़ चुकी हैं। ठीक है, पहला जंप लग गया है। हमने ये IMF को लिख के दिया हुआ है कि हम आलमी मंडी के मुताबिक पाकिस्तान की तेल की कीमतें रखेंगे, इसीलिए हमने 30-35 रुपये बढ़ाया है और तकरीबन कोई 15 से 20 रुपये की मज़ीद हम बढ़ोतरी के लिए मरे जा रहे हैं इस वक्त। तो अगर आलमी मंडी की वजह से और जंप लग गया तो ये तेल की कीमत तो बड़े आराम से 350-350 रुपये लीटर पे चली जाएगी। तो हमारे लिए असल में मुसीबत ये है कि लड़ाई जो है वो इसराइल की या आज़रबाईजान की ईरान के साथ हो रही है। बेड़ा गर्क हमारा हो जाएगा इधर और हमारे लिए तेल मज़ीद महंगा हो जाएगा। ये आलमी मंदी जो है या आलमी कसाद बाजारी जो है उसके नतीजे में ये जंग छिड़ने लगी है। 4 फरीक जो हैं वो आस पास बैठे हुए हैं। एक ईरान है, दूसरा आज़रबाईजान है, तीसरा तुर्की है और चौथा इनके साथ जो है वो इसराइल है। तो अब देखिए इसमें से जंग होती है या सैनिटी परवेल करती है, कुछ नहीं कहा जा सकता। सर अल्लाह ना करे कि जंग की सूरत हाल बने, लेकिन जब से ये रूस की जो है वो लड़ाई चल रही है तो ये तो बहुत ज़्यादा अंदाज़ा था कि मुल्क के पूरी दुनिया के हालात जो है वो आने वाले दिनों में ख़राब हो सकते हैं। तो लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग सिर्फ अपनी सियासी लड़ाइयों में ही मसरूफ़ रहे हैं। हमारे किसी थिंक टैंक ने, किसी पॉलिटिशियन ने, किसी लीडर ने ये सोचने की जहमत नहीं की कि आइंदा मुस्तकबिल में पाकिस्तान की क्या सूरत हाल बन सकती है, क्योंकि ये ममालिक पाकिस्तान से कोई ज़्यादा दूर तो नहीं है। और उसी वजह से अब हम देख रहे हैं कि जो आपने इशारा
दिया कि तेल की कीमतें शायद इस वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, तो उसका खमियाजा जो है वो पूरी 22 करोड़ आवाम को भुगतना पड़ रहा है कि डॉलर जो है वो कहीं से कहीं पहुंच गया है। पेट्रोल की प्राइस आप देख लें, सोना जो है वो मुल्क की बुलंद तरीन सतह पे इस वक्त मौजूद है, बिजली और गैस जो है उसके चार्जेस बढ़ने लगे हैं, तो ये सिलसिला जाके रुकेगा काम। देखिए, आपने तो अमीरों वाली बातें शुरू कर दी ना, आपने डॉलर की बात शुरू कर दी, आपने सोने की बात शुरू कर दी। आपको पता है कि क्योंकि सर सारी चीजें तो इसी से लिंक हैं, उसी से जब नीचे आप आते जाएंगे तो हर चीज की प्राइस तो बढ़ जाती है। नहीं, मैं आपको अर्ज कर रहा हूं कि बात बेसिक्स पे आ गई है। यूक्रेन जो है वो दुनिया का बहुत बड़ा गंदम का एक्सपोर्टर है, और यूक्रेन की जंग के नतीजे के अंदर वो गंदम जो है वो दुनिया को सप्लाई नहीं हो पा रही, और इस वक्त दुनिया में 8700, 8600, 8800 रुपये फी मन रेट चल रहा है गंदम का। इसीलिए तो हमारे वाली स्मगल हो जाती है अफगानिस्तान और दूसरे ममालिकों के, हमारे यहाँ सस्ती है, आधी से भी कम कीमत में यहाँ पे मिल रही है, और वो जो है वहाँ पे महंगी मिल रही है। तो आप अंदाजा फरमाएं। सर हमारे यहाँ गंदम भी सस्ती है, हमारे यहाँ क्योंकि बहुत ज़्यादा शुगर मिल्स हैं तो यहाँ पे चीनी भी सस्ती मिल रही होती है, पर मसला ये है कि वो बजाय ये कि वो सस्ती करने के, हमारे यहाँ तो ये होता है कि हम बाहर भेजना शुरू कर देते हैं, और जब कमी हो जाती है तो हम यहाँ पे कीमत बढ़ा देते हैं। नहीं, हम बाहर भेजते नहीं है, वो खुद ही चली जाती है स्मगल होके ना। वो जिन्होंने बॉर्डर पे उसको रोकनी पैर होती लगे है, हुए हैं ना, वो आपका और मेरा व्लॉग देखते रहते हैं, जिन्होंने बॉर्डर पे इसको जाने से रोकना होता है तो वो चली जाती है। ये एक्सपोर्ट नहीं होती, स्मगल होती है, और स्मगलिंग के ऊपर जो है वो ज़ाहिर है उन अदारों को अपनी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए जिनको हमने इस काम के लिए रखा हुआ है। लेकिन मुझे जो ख़तरा नज़र आ रहा है कि गंदम की कीमत बढ़ने जा रही है। जर्मनी में रहने वाले दोस्त ने बताया कि मतलब कि वहाँ पे जो डबल रोटी ये यूक्रेन की जंग से पहले पाकिस्तान के 80 रुपए की थी, अब वो तकरीबन 230 रुपए की हो चुकी हुई है, ऑलमोस्ट 3 गुना उसकी कीमत हो गई है। हमारे यहाँ भी जो लार्ज साइज की डबल रोटी कभी 80 रुपए की मिलती होती थी ना, वो इस वक्त 250 रुपए की मिल रही है। हाँ, तो ये मेरा मतलब है कि, और अभी उन्होंने कहा है कि अभी इसकी इब्तिदा है, 35% उन्होंने सैलरी या वेजेस का रेज किया है वहाँ की हुकूमत ने, कि जनाब इतनी महंगाई, लेकिन यहाँ तो सैलरी तो नहीं बढ़ी है, लेकिन यहाँ तो सैलरी नहीं बढ़ी, यहाँ तो सिर्फ महंगाई बढ़ गई। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना, जो रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट होती हैं, जो जिम्मेदार गवर्नमेंट्स होती हैं, जो अपने लोगों का ध्यान रखने वाली हुकूमतें होती हैं, मैं वहाँ की आपको सूरत हाल बता रहा हूँ। यूरोप के बेशतर ममालिक में यही सूरत हाल है। यूके जो कि अलग से रहता है यूरोप से, और है भी नहीं ब्रेग्जिट के बाद। सर हमारे जो पॉलिटिशियन है, हमारे जो लीडरान है, वो कब समझदार होंगे? अब उनको कब आवाम का ख्याल आएगा? देखिए, इस पे उनकी चित्रौल हम करते हैं, लेकिन जंग जो होती है वो हमेशा गैर मामूली सूरत हाल होती है, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन होती है। अब किसी को आप ये अंदाज़ा कर सकते थे कि जनाब ये इस तरह के अटैक कर देगा इसराइल, और ये टाइम चुनेगा जब हम मुश्किल में हैं, तो इसराइल ने जनाब ड्रोन्स के ज़रिए ईरान के ऊपर हमला कर दिया है। सर, तो जिस तरह के हमारे हमसाया मुमालिक है, और आप पिछले कोई 10 साल की उठा के देखें, हमारे जितने आर्मी चीफ है, हमारे जितने लीडरान है, हमेशा अपनी तकरीर में एक बात करते हैं कि पाकिस्तान हालत जंग में है। तो वो हालत जंग में, अगर उनको सबको पता था कि हालत जंग में है, तो आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान ने फिर तैयारी क्या की? पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है, तैयारी हमने क्या करनी होती है, हम नाजुक दौर ही टालने में लगे रहते हैं। हाँ, तो उसने नाजुक दौर में हमने किया क्या? हमने तो और नाजुक कर दिया है हालत। आप ये देखिए कि एक तो हम सैलाब से मुतासर थे, 33% हमारा रकबा जो कि जिसपे गंदम उगती थी, वो उसमें अभी तक पानी नहीं निकल सका। सैलाब को गए हुए भी 8 महीने हो गए, आया था सैलाब, ठीक है, आके चला गया, लेकिन पानी जो है वो नहीं निकल पा रहा वहाँ पे सिंध में। तो मेरा मतलब है पानी नहीं निकला तो गंदम कहाँ उगी होगी वहाँ पे। ले दे के पंजाब के कुछ हिस्सों में ही जो है वो गंदम उग पाएगी, और हम अगले साल भी गंदम की शॉर्टेज का शिकार रहेंगे। असल में देखने की ये बात है, अगर खुदा ना खास्ता इसराइल और ईरान के दरमियान टेंशन बढ़ती है, तो फिर उस टेंशन के नतीजे के अंदर जो बेसिक फूड आइटम है,
जो बेसिक स्टफ है जो कि हमें अपने लोगों को सेंसिटिव करने की ज़रूरत है। हम तो और कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे नालायक हुक्मरानों ने कुछ नहीं करना। हम अपने लिसनर को सेंसिटिव कर सकते हैं कि जो बेसिक स्टफ है उसकी कीमत भी बढ़ जाने के खदशात होंगे। तो बहरहाल बात पेशावर ब्लास्ट से शुरू हुई थी। हुकूमत को फौरी तौर पे जो गुज़िश्ता हुकूमत के दौर में टीटीपी के साथ मुज़ाकरात हुए थे काबुल में जाके, और उसके नतीजे में जो अंडरस्टैंडिंग हुई थी, हम आज पेशावर ब्लास्ट के बाद ये डिमांड करने में हक बजानब हैं कि उसको पब्लिक किया जाए और बताया जाए कि किसके कहने के ऊपर जो है उनकी कौन कौन सी शर्तें मानी गई थी। जी नाज़रीन, तो ये रिजवान रज़ी साहब का एनालिसिस आपने सुना और उनका मुतालबा भी बिल्कुल उस पर वो हक बजाने में। तो आज के व्लॉग के लिए इतना ही। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में हमें अपनी राय देना मत भूलिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़। दहशतगर्दी की नई लहर क्यों और किसके कहने पर और किसके सियासी मुफाद के लिए की जा रही है, क्योंकि ये वाकया जैसे ही होता है उसके बाद एक नई लहर, एक नई आइडियोलॉजी, एक नया नजरिया, एक नया प्रोपोगंडा मुसल्लत कर दिया गया है सोशल मीडिया के ऊपर। ऐसी सिचुएशन के अंदर नए इंतखाबात कैसे करवाए जाएंगे और अबूरी हुकूमतें हैं उनको तोसी दी जाएगी ना। IMF का रोब और दबदबा इतना है कि हमारे यहाँ जो है हमारी करेंसी नीचे जाती जा रही है। अब हमारी इकोनॉमी को अगर देखना है तो आप एथियोपिया के साथ देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आई एम योर होस्ट अजीम बट एंड यू आर वाचिंग हालात हाज़रा। नाज़रीन, मुल्क के अंदर एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया। पेशावर के अंदर एक ब्लास्ट किया गया और अनफॉर्चुनेटली वो हमने देखा कि एक मस्जिद में दौरान नमाज किया गया और तमाम नमाजी, तमाम तो नहीं कहेंगे लेकिन ये कि तकरीबन 30 के करीब बताया जा रहा है नमाजी जो हैं वो शहीद हो चुके हैं और तकरीबन 100 से ज़ायद जो हैं वो ज़ख्मी है, जिसके अंदर बताया जा रहा है तकरीबन 25 से 30 लोग जो हैं वो बड़ी सीरियस कंडीशन में भी हैं। अब हम इस वाक़े का इल्ज़ाम तो किसी के ऊपर नहीं लगा सकते और वो नामुनासिब भी होगा कि दहशतगर्दी की नई लहर जो है वो क्यों और किसके कहने पर और किसके सियासी मुफाद के लिए की जा रही है। ये बहुत ही एक सीरियस एलिगेशन होगा, वो तो नहीं लगाया जाएगा, लेकिन इसके साथ मुहर्रिकात ज़रूर जुड़े हुए हैं क्योंकि ये वाक़या जैसे ही होता है उसके बाद एक नई लहर, एक नई आइडियोलॉजी, एक नया नज़रिया, एक नया प्रोपोगंडा जो है वो हम देख रहे हैं कि वो मुसल्लत कर दिया गया है सोशल मीडिया के ऊपर। और बड़ी माजरत के साथ उसके अंदर बड़े सीरियस लोग भी शामिल हैं जिन्होंने इस हवाले से जो है वो चीज़ें की हैं। तो सबसे पहले तो उन तमाम लवाहिकीन के साथ इज़हारे ताज़ियत है। अल्लाह ताला जो शहीद हो गए उनको अल्लाह अपने घरों में जो है वो जगह दे, उनकी मग़फ़िरत फरमाए और जो लवाहिकीन है उनको सब्र अता करे। लेकिन जैसे ही ब्लास्ट होता है, हमारी ही एक कॉलीग, हमारी सीनियर गरीदा फ़ारूकी साहिबा, हम बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं लेकिन हमें नहीं पता कि उन्होंने ये बात खुद से कही या उनसे किसी ने कहलवाई या क्या मामलात हुए, लेकिन गरीदा फ़ारूकी साहिबा की एक ट्वीट जो है वो बड़ी ख़तरनाक किस्म की थी जो कि वायरल होना शुरू हो गई है। और उसके अंदर ये लिखा हुआ है, वन लाइनर ये है कि जनाब मैं ताज़ियत करती हूँ, बहुत गलत जो है वो मामला हुआ, ये जो भी धमाका हुआ, लेकिन उसके नीचे उन्होंने 3 लाइनों के अंदर जो बात लिखी वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। उन्होंने कहा अभी इसकी बुनियाद के ऊपर इंतखाबात तो मुलतवी हो ही सकते हैं, इंतखाबात तो ताख़ीर का शिकार हो ही सकते हैं, चूंकि ऐसी सिचुएशन के अंदर नए इंतखाबात कैसे करवाए जाएंगे। उनको ये पता होना चाहिए कि वो ये जो बात कर रही हैं वो आइन के मुतसादिम है, आइन के खिलाफ है। आप आइन के खिलाफ बात करके लोगों को जो है वो उनका माइंडसेट बना रही हैं। अब होता ये है कि पाकिस्तान एक ऐसी स्टेट है जहां पर कोई भी नया प्लान जो है वो जब लॉन्च किया जाता है तो उसकी पहले फिजा बनाई जाती है। उस तरह का प्रोपेगेंडा जो है वो कई लोगों के थ्रू जो है वो लॉन्च किया जाता है, लोगों में उस तरह की गुफ्तगू शुरू होती है। जब वो गुफ्तगू सोशल मीडिया से निकल कर चौराहों में आ जाती है, चौकों में आ जाती है, घरों में पहुंच जाती है और लोगों की अजम्पशन बन जाती है कि यार अब शायद ये होगा। जब वो शायद के साथ गुफ्तगू जो है वो हर घर में पहुंच जाती है तो फिर उस प्लान के ऊपर अमल दरामद किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली शायद इस तमाम मामले के पीछे यही है कि हम देख रहे थे कि काफ़ी वज़रा और ख़ास तौर पर हामिद मीर साहब इसका बड़ा सख्ती से जो है वो बार बार ऐलान कर रहे थे कि भाई हुकूमती वज़रा जो है वो खुलेआम अब कह रहे हैं कि हमने इंतखाबात जो है वो अक्टूबर में ही करवाने हैं और सूबाई असम्बलियाँ जो 2 तहलील हो गई हैं, हम वहाँ पर 90 दिन में, जो कि कानून कहता है, आइन कहता है, उसके मुताबिक इलेक्शन नहीं करवाएंगे बल्कि अक्टूबर में एक ही दफ़ा इलेक्शन होंगे और जो यहाँ पर जो अबूरी हुकूमतें हैं उनको तोसी दी जाएगी, निगरान सेटअप जो है उनको तोसी दी जाएगी। इसी हवाले से अगर आपको याद हो तो हमने बागी टीवी के ऊपर ही मेरे प्रोग्राम में कोऑर्डिनेटर ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ जो हैं, अपना राना एहसान अफजल साहब, उन्होंने भी ये बात आगे कही थी कि हमें तो नहीं पता है, हम तो नहीं कुछ कह सकते इस बारे में, लेकिन अगर EC भी कह देगा तो इलेक्शन कमीशन कह देगा तो हमारे पास भी क्योंकि पैसे तो है नहीं तो हम भी इसको ताख़ीर का शिकार कर सकते हैं। उन्होंने भी इस चीज़ की बात की जो है वो वजाहत
की थी और तकरीबन तस्दीक भी की थी कि ये हो सकता है। तो ये चूंकि गैर आईनी अमल है, गवर्नर और इलेक्शन कमीशन जो है, गवर्नर ये पाबंद है कि वो 90 दिन बाद की तारीख अनाउंस करे और इलेक्शन कमीशन भी ये पाबंद है कि वो 90 रोज़ के अंदर जो है वो दोनों सूबाई हुकूमतों में इंतखाबात करवाए। अब अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं कि आज़म नज़ीर ताड़ साहब का भी इससे मिलता जुलता बयान आ गया कि ऐसी सूरत हाल में हम इंतखाबात नहीं करवा सकते। पहले ये रोना जो है वो रोया जा रहा था इकोनॉमी के ऊपर कि चूंकि इकोनॉमी हमारे कंट्रोल में नहीं है, IMF हमें पैसे नहीं दे रहा है, हमें महंगाई करनी पड़ेगी। हमने देखा 35 रुपये पेट्रोल भर गया है और अब तकरीबन मजीद ये कहा जा रहा है कि अगले महीने के एंड तक तकरीबन 50 से 60 रुपये और पेट्रोल जो है उसके अंदर इजाफा किया जाएगा। अगर वो नहीं किया जाएगा तो IMF से लोन नहीं मिलेगा, IMF से लोन नहीं मिलेगा तो हम मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जाएगा। आपके मुल्क में इस वक्त जो है वो 3 हफ्ते के पैसे बचे हैं, 3 हफ्ते के बाद आगे मुल्क ने कैसे सर्वाइव करना है किसी को नहीं मालूम है। तो ये तमाम सूरत हाल में पहले इकोनॉमी का सहारा लिया जा रहा था। डॉलर हालांकि ऊपर जाता जा रहा है, डॉलर की कीमत बढ़ती जा रही है, और जबकि अमेरिका के हालात खुद इतने नाजुक हो चुके हैं कि वहाँ पर तमाम अपोजिशन पार्टियाँ भी जो बाइडन साहब के साथ बैठ के जो है ये सोच विचार करेंगे कि कैसे अमेरिका को डिफॉल्ट होने से बचाएं। लेकिन अमेरिकन डॉलर जो है उसका जो रोब और दबदबा है वो पाकिस्तान पर इतना, IMF का रोब और दबदबा इतना है कि हमारे यहाँ जो है हमारी करेंसी नीचे जाती जा रही है। अब तो बड़ी माजरत के साथ, बड़े अफसोस के साथ भी ये कहना पड़ेगा कि हमारा मुकाबला ना तो इंडिया के साथ रहा है, ना ही हमारा अपना बांग्लादेश के साथ रहा है, इवन अफगानिस्तान के साथ भी नहीं रहा। अब हमारी इकोनॉमी को अगर देखना है तो आप एथोपिया के साथ देखें कि एथोपिया की इकोनॉमी और पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर जो है वो क्या कदर मुश्तरक है। तो इस तमाम सूरत हाल में पहले इकोनॉमी को जो है वो हम देख रहे हैं कि वो बनाया गया था, एक बंदूक उसकी इकोनॉमी के सर पर रख के चलाई जा रही थी कि इंतखाबात नहीं करवाए जा रहे हैं। लेकिन जब वहाँ पर दाल नहीं गली तो अब हम ये देख रहे हैं कि ये एक फिदा बनाई जा रही है कि मुल्क के जो है वो अमन और अमान की सूरत हाल इतनी खराब हो चुकी है कि इंतखाबात नहीं करवाए जा सकते, जो कि गैर आईनी है। और बतौर इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट एंड जर्नलिस्ट हम लोग इसको कंडेम करेंगे अगर आइन के खिलाफ कोई फैसला किया जाएगा, क्योंकि हमने आइन की बुनियाद के ऊपर ही अप्रैल में जब खान साहब की गवर्नमेंट गिरी थी तो उसको भी सपोर्ट किया था कि तरीके अदम एतमाद चूंकि आईनी है तो हम इसको सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर अब यह हुकूमत जो आईनी तौर पर आई हुई गैर आईनी काम करेगी तो हम इसको भी कंडेम करेंगे। और मेरा ख्याल है कि कोई भी गैर आईनी इकदाम जब होता है तो उसके आफ्टर शोक जो है वो अगले 10 से 15 साल तक इस मुल्क को बर्दाश्त करने पड़ते हैं, और हमारा मुल्क इसका मुतहम्मिल बिल्कुल नहीं है कि हम अगले 10-15 साल मजीद नीचे की तरफ जाएं। तो आज का व्लॉग जो है सिर्फ यही बताना था कि हालात जो है बहुत कशीदगी की तरफ जा रहे हैं और प्लान जो है इलेक्शन को मुलतवी करने का अब वो अमन अमान की सूरत हाल के ऊपर जो है वो कंधे के ऊपर बंदूक रख के जो वो चलाया जा रहा है, जो कि अनफॉर्चुनेटली बहुत बुरा है। और ये मुल्क के लिए भी बुरा है, कौम के लिए भी बुरा है, रियासत के लिए भी बुरा है, हमारी स्टेबिलिटी के लिए भी बुरा है, हमारी शनाख्त के लिए भी बुरा है। हम उम्मीद करेंगे कि ऐसा कोई गैर आईनी इकदाम ना हो। फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। मैं नहीं समझती कि इसाकदार जो है वो नाकाम हो गए हैं। देखिए, मरियम नवाज एक क्राउड पुलर हैं। लोग मरियम नवाज के अंदर एक्चुअली नवाज शरीफ साहब को देखते हैं। फवाद चौधरी साहब बहुत सारी चूंकि झूठी बातें करने के आदी हैं। पाकिस्तान की तारीख का सबसे मुस्तहकम पाकिस्तान जो है वो तो 2018 में खान साहब को मिला था, और पाकिस्तान की तारीख का सबसे गैर मुस्तहकम पाकिस्तान वो खान साहब छोड़ के गए हैं। दुनिया की 18वीं और एशिया की 5-6 बड़ी इकोनॉमी पे रेट कर रहे थे। पाकिस्तान के अंदर तो जजेस जो थे वो खान साहब के साथ ही जुड़े हुए थे। नैब जो है वो खान साहब के इशारों पे नाच रहा था। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बागी क्यों, और मैं हूं आपका होस्ट ज़ैनुल आबिदीन। नाज़रीन, मुल्क की सियासत किसी डगर में चलती हुई नज़र नहीं आ रही। नून लीग जो है वो अपना बयानिया बनाने में उस तरह से कामयाब नहीं हो पा रही। PTI जो है वो जो बयानिया बना रही है क्या उसके मुताबिक डिलीवर कर सकेगी? इमरान खान साहब एक तरफ तो ये कहते हैं कि इस महंगाई के खिलाफ वो एहतजाज करेंगे, जबकि दूसरी जानिब वो ये कहते हैं कि अगर उनकी हुकूमत आती है तो वो भी IMF के पास जाएंगे। और जो पिछली उनकी हुकूमत थी उनके दौरान भी वो यही कहते रहे हैं कि महंगाई उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। क्या उनके पास इस महंगाई का कोई हल है अगर उनको गवर्नमेंट देती है आवाम? और उसके साथ साथ इसहाक डार साहब जो 2 दफा पहले डिलीवर तो कर चुके हैं लेकिन अब वो फेल हो रहे हैं, तो क्या जो डिलीवर नहीं कर सके असद उमर साहब, शौकत तरीन साहब या दूसरे जिन लोगों को जो है वो ट्राई किया इमरान खान साहब ने, क्या वो इस सूरत हाल से पाकिस्तान को निकाल सकते हैं? और उसके साथ साथ मरियम नवाज साहिबा की जो वापसी है इसका पाकिस्तानी सियासत पर क्या असर होगा? क्या कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा नवाज शरीफ की जो मुस्लिम लीग है उसके लिए? क्या जो वोट बैंक है दोबारा से गेन करने में कामयाब होंगी नवाज शरीफ साहब के लिए मरियम नवाज साहिबा? इसी पर आज बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं जनाब फरजाना अरशद साहिबा। मैडम बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाई। जी बहुत शुक्रिया।
जी मैडम मुझे ये बताइएगा कि इमरान खान साहब जो हैं वो एक तरफ तो दावा करते थे अपनी हुकूमत में कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन महंगाई है। अब वो जो तब तो आपने देखा पीपल्स पार्टी ने जैसे महंगाई मार्च निकाला और दूसरी जमातें भी महंगाई के खिलाफ बात करती थी, अब इनसे भी कंट्रोल नहीं हो रहा, जबकि इमरान खान साहब एक दफ़ा फिर कहते हैं कि मुझे हुकूमत दी जाए। आप समझती हैं इमरान खान साहब के पास इस महंगाई का, इस सारी इंस्टेबिलिटी का कोई हल मौजूद है? ज़ैनुल आबिदीन, बात यह है कि जब इमरान खान साहब, इसके लिए तो देखना पड़ेगा ना, जब इमरान खान साहब आए थे तो पाकिस्तान क्या था, जब इमरान खान साहब जिस दिन गए हैं उस दिन पाकिस्तान क्या था। तो पाकिस्तान की तारीख का सबसे मुस्तहकम पाकिस्तान जो है वो तो 2018 में खान साहब को मिला था, और पाकिस्तान की तारीख का सबसे गैर मुस्तहकम पाकिस्तान, मैं मईशत की बिलखसूस बात कर रही हूँ और दूसरे हवालों से भी बात कर रही हूँ, वो खान साहब छोड़ के गए हैं। तो 2018 में सूरत हाल ये थी कि अगर आप देखें तो दुनिया की जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रेटिंग इदारे हैं, बिलखसूस मोडीज है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, जेट्रो है, मॉर्गन स्टैनले है, ब्लूमबर्ग है, स्टैंडर्ड एंड पुअर है, इन सब की मैंने तो ये रिपोर्ट्स पढ़ी उस दिन, मैं खुद भी मेरा पाकिस्तान टेलीविजन के साथ एसोसिएटेड थी, तो इनकी तो रिपोर्ट्स मैंने मेरी खुद आंखों से गुजरी हुई हैं। आप भी निकाल के 2016-17 की पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि ये इदारे जो हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी को 18वीं दुनिया की 18वीं और एशिया की 5-6 बड़ी इकोनॉमीज में रेट कर रहे थे। मैं आपको एक और चीज में ऐड कर दूं ज़ैनुल आबिदीन, कि देखिए खान साहब स्लोगन लगाते थे खागे खागे खागे, हालांकि उनके पास एविडेंस कोई नहीं होता था, वो किसी के ऊपर प्रूव नहीं कर सके। हमने उनका जमाने में जो एहतसाब देखा वो तो एक तरफा एहतसाब था, किसी के ऊपर कोई केस डाल दो, किसी पे कोई केस डाल दो, सारे आहिस्ता आहिस्ता छूटते चले गए, हत्ता के हीरोइन का केस ही डाल दो। तो वो इसके बावजूद, मैं बात ये कर रही हूँ, इसके बावजूद खान साहब जो हैं सबको जेल में बंद करके इन्वेस्टिगेशन लेवल के ऊपर ही जेल में बंद कर देते थे। कोई अभी केस नहीं होता था, रेफरेंस नहीं होता था, तो जेलों में बंद कर दिया गया जो इनके खिलाफ मीडिया पे बोलता था। लेकिन डिलीवर क्या किया, 3 साल और 8 माह के अंदर सिवाय पाकिस्तान के अवाम को महरूमी के, सिवाय पाकिस्तान की स्टेट को, जिस तरह कहते हैं ना कि आप किसी बुलंदी पे खड़े होकर नीचे लुढ़का दें, तो वो दुनिया की 28वीं बड़ी इकोनॉमी जिसके मुतालिक लिखा जा रहा था कि वो 18वीं बड़ी इकोनॉमी बनने जा रही है, वो इस तरह नीचे गई। और किस तरीके से, दूसरी बात मैं ये करना चाह रही हूँ, करप्शन के हवाले से इनका स्लोगन था कि मैं करप्शन खत्म करूंगा, और पाकिस्तान का बड़ा स्लोगन जो है, पाकिस्तान का बड़ा इशू करप्शन है। तो करप्शन में तो पाकिस्तान 170वें नंबर पे था जब ये 2018 में आए हैं, तो जब ये छोड़ के गए हैं तो पाकिस्तान 140वें नंबर पे था। साग डार साहब ने नो डाउट परफॉर्म किया जो 90s में, उसके बाद 2013 से 18 उसमें भी उन्होंने बेहतरीन परफॉर्म किया और पाकिस्तान को एक अच्छी डगर पे लगाया। लेकिन सवाल ये है कि कहते हैं जो इमरान खान साहब के भी दावे थे और दूसरी जमातों के भी कि मसनूई तौर पर ये डॉलर को कंट्रोल करते हैं, और अब जो वो फार्मूला है वो काम नहीं किया इस दफ़ा, और इस दफ़ा आपने देखा डॉलर जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है और महंगाई जो है वो बिल्कुल। मैं ये अर्ज करूं कि ये बहुत बड़ा लतीफ़ा है, खान साहब वो मसनूईपन क्यों नहीं दिखा सके, 3 साल 8 माह बैठे रहे, पूरे पाकिस्तान के इदारों से उनको सपोर्ट थी, अदलिया उनके कहने के ऊपर काम करती थी, अदलिया के अंदर जितने चीफ जस्टिस रहे हैं इवन आज तक, वो उनका क्या एक्शन है, वो गैर आईनी फैसले देते आए हैं। अभी इन्होंने जून के अंदर ये पाकिस्तान पंजाब असेंबली के 20 MPs को डिस्क्वालीफाई किया, वो गैर आईनी है उससे पहले, और उनके अपने ही दिए गए मार्च के फैसले के ऑपोजिट है। तो पाकिस्तान के अंदर तो जजेस जो थे वो खान साहब के साथ ही जुड़े हुए थे, नैब जो है वो खान साहब के इशारों पे नाच रहा था। मैं कहना ये चाह रही हूँ कि खान साहब को हर लिहाज से मुकम्मल सपोर्ट थी, तो ये क्यों नहीं डॉलर को बांध सके, या ये क्यों नहीं मईशत को ठीक कर सके, या ये क्यों नहीं महंगाई को कंट्रोल कर सके। हर चीज जो है वो डिटीरिएट हो गई। मैं भी देख रही थी 2 रुपए की जब रोटी बिकती थी पंजाब के अंदर, तो खान साहब और उनके सपोर्टर जो थे वो सड़कों के ऊपर हर वक्त एक प्रोटेस्ट की शक्ल में फिरते थे और कहते थे कि महंगाई बहुत है और ये खा गए हैं। तो इन्होंने जो शौद दिया उसके बाद रोटी अब 20 रुपए की हो गई। तो मैडम अब अवाम क्या करे, अवाम क्या करे, PDM भी हल नहीं कर पा रही, PTI के पास भी हल मौजूद नहीं है, तो फिर क्या करे, आम अवाम क्या करेगी? खान साहब ने जनवरी 2021 में, सॉरी जनवरी 2022 में, पिछले साल जनवरी में इन्होंने जो IMF के साथ शराइत तय की थी वो ये थी कि स्टेट बैंक जो है वो एक ऑटोनमस बॉडी के तौर पे एक्ट करेगा। ठीक है। पाकिस्तान के अंदर डॉलर को स्टेट बैंक या वो जो इंटर बैंक है उसके तरीके से मॉनिटर नहीं किया जाएगा, बल्कि उसको मार्केट के ऊपर छोड़ दिया जाएगा। और पाकिस्तान के अंदर 300 अरब के मजीद टैक्सेस लगाए जाएंगे और पेट्रोलियम और गैस और बिजली की सब्सिडीज को खत्म कर दिया जाएगा। यानी कि ये इतनी क्रूअल किस्म की शराइत थी कि मैं समझती हूँ कि शायद IMF ने पता नहीं पूरी रखी भी थी कि नहीं रखी थी, क्योंकि वो ढागा साहब जो सेक्रेटरी फाइनेंस थे वो तो रिजाइन कर गए थे कि ये इसमें से 1-2 शराइत ऐसी हैं जो IMF ने भी रखी है और ये
अंदर लिखवा रहे हैं। आपको पता है IMF से आप विड्रॉ करते हैं तो बाकी जो फाइनेंशियल इदारे हैं वो आपको पैसा नहीं देते। बिल्कुल वर्ल्ड बैंक जो है, अगर आप IMF की शराइत पूरा नहीं करेंगे, वर्ल्ड बैंक उनके अगर प्रोग्राम को अगर आप सेट असाइड करते हैं तो वर्ल्ड बैंक पैसा नहीं देता, एशियन डेवलपमेंट बैंक पैसा नहीं देता। इवन UAE और सऊदी अरेबिया ने कहा कि अगर आप अपना रिफॉर्म एजेंडा IMF के साथ तय नहीं करते तो हम आपको फाइनेंसिंग नहीं दे देंगे। मतलब उन्होंने स्ट्रेट अवे ये कहा नहीं, लेकिन पैसे रोक लिए। तो मैडम ये तो आप समझते IMF नहीं मिफ्ता इस्माइल साहब को जो हटाया गया वो भी गलत वक्त पे हटाया गया, क्योंकि निगोशिएशंस काफ़ी हद तक जो मिफ्ता साहब हैं वो IMF को एक दफ़ा फिर से ऑन टेबल ले आए थे और मामला तय हो पा रहे थे, और शायद 215-20 इधर रुक जाता डॉलर जो है अगर इसहाक डार साहब को दोबारा न लाया जाता। नहीं, मैं नहीं समझती जिसको सुनिए। देखिए, हर एक की पार्टी पॉलिसी होती है। सागदार साहब का एक 10 ईयर रिकॉर्ड है। मैं समझती हूँ मुफ्ता साहब भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुफ्ता साहब उस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंसी की सियासत नहीं करते। मुफ्ता साहब उस तरह से अवामी नहीं हैं, तो आपको जाहिर है बड़े अवामी फैसले करने पड़ते हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के जो लोग होते हैं उन्होंने अवाम से जाके वोट लेना होता है, अवाम के साथ बैठना होता है, अवाम से जूते नहीं खाने होते, अवाम के काम करने होते हैं। तो मेरे ख्याल में एक वो पार्टी पॉलिसी थी। मैं नहीं समझती कि इसहाक डार जो है वो नाकाम हो गए हैं, और मैं बिल्कुल ये नहीं समझती कि पाकिस्तान की मईशत में इस वक्त कोई भी आकर जादू की छड़ी चला सकता है। मार्च में जो रशिया वाला हमारा मुआहदा है मैम, अगर रशिया हमें हमारी ज़रूरत का 35% डीजल और पेट्रोल देता है, तो आप समझती हैं कि पेट्रोल और डीजल की जो चीज़ें हैं ये शायद कुछ बेहतर हो जाएं और ये जो रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं ये कंट्रोल हो जाएं? देखिए, रशिया ने मार्च में एग्रीमेंट होगा, मेरा ख्याल है मार्च में ही शुरू हो जाएगा, लेकिन वो क्रूड आएगा। वो जाहिर है रिफाइनरी से लोगों तक पहुंचने में समझ लें महीने की एस्टिमेशन आप और लगा लें, तो उसके बाद यकीनन मार्केट पे इसका असर पड़ेगा। और जो पेट्रोलियम की प्राइसेस जो हैं, अगर फर्ज करें उसमें कोई मैं 30% ना सही, अगर 15 से 20% भी कमी आती है, 15 से 20% कमी जो है वो काफी कमी हैंडसम कमी होगी। इससे जाहिर है चीजों की कीमतें जो है वो नीचे जाएंगी, क्योंकि जब किराए बढ़ते हैं तो हर चीज के ऊपर उसी परसेंटेज के हिसाब से एडेड हो जाते हैं बिल। मरियम नवाज साहिबा के आने से आप समझती हैं नून लीग का ग्राफ बेहतर होगा? क्योंकि ये तो हम भी जानते हैं कि काफ़ी जो है वो वोट बैंक मुतासर हुआ है जब ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद जो है वो जिस तरह के मामलात हुए, जिस तरह से महंगाई आई, चीज़ें अनस्टेबल रही, तो आप समझती हैं मरियम नवाज कोई रोल अदा कर सकती हैं? देखिए, मरियम नवाज एक क्राउड पुलर हैं। लोग मरियम नवाज के अंदर एक्चुअली नवाज शरीफ साहब को ही देखते हैं, और मरियम नवाज ने परफॉर्म करके बताया है। परफॉर्म इन द सेंस के पॉलिटिकल ग्राउंड्स के ऊपर मैं बात कर रही हूँ। जाहिर है वो कोई हुकूमत में तो नहीं आई क्योंकि वो वाली परफॉर्मेंस देखें, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि अवाम के साथ अपने आप को उन्होंने एसोसिएट करके अवाम को मोबिलाइज करके दिखाया है पिछले वक्तों में। और जाहिर है उनके साथ एक बहुत सारे लोगों की उस हवाले से सिंपैथी भी है कि उनके ऊपर कोई केस नहीं था, वो सिर्फ नवाज शरीफ को तकलीफ देने के लिए उनके ऊपर केसेस बनाए गए, स्टंट केसेस थे, उनके खानदानी लेन देन के ऊपर केसेस बनाए गए जिसका किसी किस्म की कोई पाकिस्तान की स्टेट ट्रेजरी या स्टेट एक्सचेकर से ताल्लुक नहीं था। तो बड़े वो फ्रॉडस्टर केसों में जुलाई के महीने में उनको जेल में बंद किया गया। फिर वो जब उनकी जमानत हो गई तो एक दफा फिर से खामखाई बेनामी किस्म की कोई चीज बना के तो नैब के जरिए से उनके वालिद के सामने जाकर उनको जेल से उठाया गया। और जाहिर है उनकी आई रिमेंबर कि उनकी वो टीनेजर बेटी भी साथ थी जो ऊंची ऊंची रोने लगी थी। तो जाहिर है ये सारी की सारी बातें ग्राफ बेहतर होगा बिल्कुल जी। आखिरी सवाल मैडम ये है कि फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि पिछले 6 दिनों से उन्हें सिर्फ 2 घंटे सोने दिया गया। पहले तो ये बताएं कि ये मुमकिन है कि आप 6 दिन जो है वो बगैर सोए गुजार लें, और दूसरा ये कि ये दावा जो है अगर ये वाकईतन ऐसे है तो ये ज़्यादती नहीं है? देखिए, मैं तो फवाद चौधरी साहब बहुत सारी चूंकि झूठी बातें करने के आदी हैं, वो स्ट्रेट अवे अपनी मर्जी से बात करते हैं। अगर वो 6 दिनों में 2 घंटे सोए हैं तो वो तो होश में ही ना होते, उनकी आंखें सूजी हुई होती हैं, जबकि उनकी ऐसी कोई सूरत हाल हमने नहीं देखी कम से कम तस्वीरों में। अगर आपने देखी है तो आप मुझे बता दें, लेकिन मैंने कम से कम उनकी इतनी पोस्ट सिचुएशन नहीं देखी, क्योंकि किसी शख्स को अगर 6 दिन ना सोने दिया जाए वो तो मरने वाली सूरत हाल हो जाती है। हम 24 घंटे ना सोएं तो हमारी आंखें नहीं खुल रही होती। तो मैं समझती हूँ कि ये दावा जो है वो एक सियासी बयान की तरह ही। जी मैडम, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाई और आपने हमारे सवालों के जवाब दिए। जी, तो हमारे साथ मौजूद थी फरजाना अरशद साहिबा जिन्होंने हमें जवाब दिए हैं सवालात के, और वो क्या समझती हैं कि मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। क्या नून लीग का ग्राफ बेहतर होगा मरियम नवाज के आने से? क्या पाकिस्तान की मईशत में स्टेबिलिटी आएगी इसहाक डार के आने से? क्या होगा और क्या समझती हैं फवाद चौधरी साहब इतना बड़ा दावा कर रहे हैं, क्या ये सदाकत के करीब तरीन दावा है? उनकी राय तो आपने जानी, आप क्या समझते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखते रहिए बागी टीवी। ऐसे भारत के अमीर तरीन आदमियों में शुमार होने वाले गौतम अडानी के खिलाफ 32,000 अल्फाज से मुश्तमिल 413 सफ़ों की एक लंबी रिपोर्ट शाये की है। ये भारत और मोदी हुकूमत की तबाही की एक बाकायदा बुनियाद रखती है।
और इस रिपोर्ट में ऐसा कहा गया जिससे मोदी हुकूमत की सफ़ों में मातम का समा है। सारे सबूत ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपके लिए एक बहुत अहम वीडियो करने वाला हूँ और आप प्लीज़ ज़रा इसको खुले दिल से, खुली आंखों से और खुले कानों से इसको सुनिएगा, समझिएगा और ये सोचिएगा कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। और जब मैं बात कर रहा हूँ ये मैं आप समझे कि इसकी बाकायदा तहकीक करके, इन्वेस्टिगेट करके ये बात कर रहा हूँ। हवा में मैं बात नहीं कर रहा और जितनी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा वो सारी मैं हमसाया मुल्क के मीडिया से उठा कर आपको दे रहा हूँ। यानी इसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि जो मैंने खुद से डाली है और ये हमारे लिए एक सबक है। ठीक है, हम तो अपनी मईशत को रो रहे हैं, हम बड़ी मुश्किल में हैं और आपने हमेशा सुना होगा कंपैरिजन के भारत के ज़र मुबादले के ज़खायर पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा है और भारत हर गुजरते दिन के साथ तरक्की की नई मनाजिल तय कर रहा है। लेकिन अब भारत के ये दावे ना सिर्फ खोखले हैं बल्कि इन दावों पर अमली तौर पर इनमें से हवा निकलना शुरू हो गई है। अब भारत के खोखले ज़र मुबादले के ज़खायर की हकीकत जो है वो बेनकाब होना शुरू हो गई है और ये खुद उनका मीडिया कर रहा है। और आने वाले दिनों में ऐन मुमकिन है कि आप भारत के डिफ़ॉल्ट की खबरें सुनना शुरू कर दें। ये कोई फार-फेच्ड थ्योरी नहीं है और ये इंडिया के अपने अखबार अब ये बातें कर रहे हैं। भारत के एक बहुत मशहूर बिजनेस टाइकून गौतम अडानी ने ये भारत और मोदी हुकूमत की तबाही की एक बाकायदा बुनियाद रख दी है और अब भारत की चूल्हें हिलना शुरू हो गई हैं। आज से 4 दिन पहले एक अमेरिकन रिसर्च कंपनी की तरफ से गौतम अडानी के फ्रॉड्स की एक लंबी फहरिस्त शायद की गई। उसके बाद इंडिया में एक तहलका मच गया और इस रिपोर्ट में ऐसा कहा गया जिससे मोदी हुकूमत की सफ़ों में मातम का समा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक गौतम अडानी कैसे अमीर तरीन लोगों की फहरिस्त में 7वें नंबर से 3रे नंबर पर एकदम से आ गया और आने वाले दिनों में कैसे भारत में महंगाई और बेरोजगारी का ना ख़त्म होने वाला रक्स जो है वो शुरू होने वाला है, जिससे मुल्क में नए दंगे और फसादात के इंतहाई खदशात हैं। इस सब पर आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा, लेकिन आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ये जो अमेरिकन रिसर्च कंपनी है हाइडेनबर्ग, इसे भारत के अमीर तरीन आदमियों में शुमार होने वाले गौतम अडानी के खिलाफ 32,000 अल्फाज से मुश्तमिल 413 सफ़ों की एक लंबी रिपोर्ट शायद की है, जिसमें गौतम अडानी और उसके ख़ानदान पर कॉर्पोरेट तारीख के सबसे बड़े धोखे और फ्रॉड का इल्ज़ाम है। अमेरिकन रिसर्च कंपनी ने न सिर्फ रिपोर्ट शायद की है बल्कि इसमें एक एक चीज़ की तफसील सबूतों के साथ बताई गई है कि किस तरह अडानी ख़ानदान ने भारत से बाहर पैसा मनी लॉन्डर किया और कैसे मोदी हुकूमत ने अडानी ख़ानदान के सर पे हाथ रखा और कैसे दोनों फरीकैन ने मिलकर भारत को खाया। ये सब कुछ इस रिपोर्ट में शामिल है। आज आपको मैं बता रहा हूँ इस रिपोर्ट की तफसीलात और सारे सबूत ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और जिस दिन से ये रिपोर्ट शाये हुई है भारत के तूलो अर्ज में एक शोर बढ़ता है। भारत की कॉर्पोरेट इंडस्ट्री और उसके साथ उनके स्टॉक एक्सचेंज में काफ़ी गैर यकीनी की सूरत हाल है। सरमायाकारों ने अपने पैसे निकालने शुरू कर दिए वहाँ से और इस रिपोर्ट के बाद सिर्फ एक दिन में अरबपति गौतम अडानी की टोटल दौलत उसकी 20 अरब डॉलर जो है वो साफ हो चुकी है। अब फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक गौतम अडानी सिर्फ 3 दिन में दुनिया के 3रे अमीर तरीन शख्स की दौड़ से निकल के दुनिया के 7वें अमीर तरीन शख्स तक जा पहुँचा। उसकी कंपनीज और जायदाद की मालियत का तखमीना जो पहले तकरीबन 125 अरब डॉलर लगाया गया था अब कम होकर 96 अरब डॉलर पर आ चुका है। और अडानी ग्रुप का शुमार इंडिया की बड़ी कॉर्पोरेट सेक्टर में किया जाता है जिसके ऑपरेशंस वसी पैमाने पर फैले हुए हैं। उनमें एयरपोर्ट्स हैं, तवानाई है, ट्रेडिंग है, पता नहीं कितनी कंपनियाँ। और ये सिर्फ एक रिपोर्ट की वजह से भारत की तवानाई के शोबे से लेकर डिफेंस तक हर शोबे को शदीद नुकसान पहुँचा। अडानी ग्रुप की कंपनीज को मार्केट वैल्यू की मद में तकरीबन $50 बिलियन का नुकसान हो चुका है, जो भारत के वजूद के लिए खतरे की घंटी बजा रहा है। और इंडिया के मुताबिक बैंक्स और सरकारी इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं अडानी ग्रुप की कंपनीज में सरमाया लगा चुकी है और इस सरमाया लगाने के साथ साथ वो खरबों के कर्जे दे चुकी है। और अडानी ग्रुप का पैसा डूबने की वजह से उन तमाम बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनियों का दिवालिया होने का भी अंदेशा है। अडानी ग्रुप का नुकसान दरअसल सिर्फ अडानी ग्रुप तक ही महदूद नहीं बल्कि ये भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का नुकसान है, क्योंकि गौतम अडानी नरेंद्र मोदी के बहुत करीब समझे जाते हैं और गौतम अडानी और नरेंद्र मोदी की दोस्ती बड़ी पुरानी है। लेकिन इसमें तेज़ी उस वक्त आई जब नरेंद्र मोदी का नाम गुजरात के फसादात में आया और नरेंद्र मोदी ने जब गुजरात में फसादात को हवा दी, वहाँ हज़ारों मुसलमानों का बेदरेक कत्लेआम किया गया, तो भारत की कारोबारी शख्सियात मोदी के खिलाफ हो गए। ये वो वक्त था जब नरेंद्र मोदी को हर तरफ से मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा था। बिल्कुल उसी वक्त गौतम अडानी ने मोदी का हाथ थामा
और उसे तनाज़े से निकालने के लिए पैसा पानी की तरह बहाना शुरू कर दिया। अडानी ने मोदी को हीरो साबित करने की हर हद क्रॉस कर ली। उसके बाद अडानी खानदान और मोदी के मरासिल मजीद करीब होते चले गए। मोदी जो है वो अडानी खानदान को कारोबारी फ़ायदे पहुँचाता रहा और अडानी वो पैसे मोदी की सियासत में भी लगाता रहा। मार्च 2013 में नरेंद्र मोदी को अमेरिका में वॉर्टन स्कूल ऑफ बिजनेस के एक प्रोग्राम में मुकर्रर के तौर पर बुलाया गया, लेकिन असातिज़ा और तलबा के एहतजाज के बाद यह दावतनामा मनसूख हो गया। इसके फौरी बाद मालूम हुआ कि अडानी ग्रुप इस इवेंट का अहम स्पॉन्सर था, जिसने मोदी को दिए जाने वाले दावतनामे की मनसूखी के बाद उस तकरीब की माली मुआवनत से भी हाथ खींच लिया। जब मोदी ने वज़ीर आज़म का हलफ उठाया तो उस वक्त अडानी खानदान का भारत के अमीर तरीन खानदान बनने का ख्वाब पूरा होना शुरू हो गया। मोदी ने वज़ीर आज़म बनने के बाद अडानी खानदान को खरबों रुपए के माली फ़ायदे पहुँचाए, बल्कि भारत में तो यहाँ तक मशहूर है कि हिंदुस्तान मोदी की नहीं बल्कि असल हुकूमत अडानी की है, क्योंकि भारत के कारोबार की सारी चीज़ें अडानी ख़ानदान की लंच टेबल से तय होती हैं और वहीं से सारे अहकामात जारी होते हैं। लेकिन अब जैसे जैसे मोदी के इक़्तिदार का सूरज गुरूब होना शुरू हुआ, बिल्कुल वैसे ही अडानी ख़ानदान का ज़वाल भी शुरू हो चुका है। भारत में सियासी पंडित और जितने भी लोग हैं हाल बता रहे हैं, वो बरमला ये कह रहे हैं कि हाइडेनबर्ग की रिपोर्ट तो सिर्फ एक ट्रेलर है, अभी तो पूरा ड्रामा चलना है, पूरी फिल्म चलनी है। और अडानी ख़ानदान ने किस तरह पूरे मुल्क की इंडस्ट्रीज़ को यरगमाल बनाया, कैसे सरकारी ठेकों में अरबों रुपए की करप्शन की गई और कैसे मोदी अडानी गठजोड़ ने भारत की बुनियादें हिलाई, ये सारी तफसीलात तो अभी आनी है। और जब वो आएंगी तो भारत मजीद माली मुश्किलात में गिरता चला जाएगा। अभी भी वहाँ महंगाई की शरह काफ़ी है और दिन ब दिन सूरत हाल मजीद अबतर होती चली जा रही है। बैनुल अक़वामी और मुल्की इदारे जो है मजीद महंगाई के तूफ़ान का अलार्म बजा रहे हैं। यूक्रेन जंग की बाद जिस तरह पूरी दुनिया पर मुआशी मुश्किलात आई हैं, उसी तरह भारत भी इन मुश्किलात में जकड़ा हुआ है। मोदी हुकूमत को मुल्क की तबाही का जिम्मेदार ठहराया जा रहा है और मोदी के सियासी मुखालफिन भी बार बार आवाज़ उठाना शुरू हो गए कि अडानी ग्रुप के फ्रॉड की तहकीकात करवाई जाए। अमेरिका और बरतानिया यानी ब्रिटेन दोनों ने हाथ धो के मोदी के पीछे पड़े हुए हैं। पिछले ही दिनों बरतानवी नशरियाती इदारे यानी BBC ने मोदी के सियाह कानों में पूरी दस्तावेजी फिल्म जारी की और इस फिल्म में मोदी की कारस्तानियों को बेनकाब भी किया गया। इसको दो हिस्सों में तकसीम किया गया। पहले हिस्से में गुजरात के फसादात और इसके पीछे छुपे हुए मोदी के स्याह चेहरे को बेनकाब किया गया और इसके दूसरे हिस्से में मुसलमानों पर तशद्दुद, कश्मीर में आर्टिकल 370 के खात्मे और मुसलमानों की शहरियत के खात्मे के कानून को फिल्माया गया। और इस डॉक्यूमेंट्री के आते ही मोदी हुकूमत और BJP की जुझलाहट में इजाफा होता चला गया। इस फिल्म को चलने से रोक दिया गया, ना सिर्फ रोका गया बल्कि इस फिल्म की स्क्रीनिंग में मुलव्विस तलबा को गिरफ्तार कर लिया गया। और अब मोदी गवर्नमेंट भारत में मौजूद इस फिल्म को सोशल मीडिया और वेबसाइट से हटाने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। और अभी इस डॉक्यूमेंट्री का असर ज़ाहिर नहीं हुआ था कि ये अमेरिकन रिसर्च कंपनी ने जल्दी पर तेल का काम कर दिया। अमेरिकन रिसर्च कंपनी ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर अडानी ग्रुप या मोदी पर लगाए गए इल्ज़ामात पर एतराज़ है तो वो इसको अमेरिकन कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन अभी तक अडानी ग्रुप और मोदी की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया और इन हालात के बाद यही तासुर दिया जा रहा है कि मोदी हुकूमत भारत को एक मिसाली रियासत बनाने की बजाय जराइम और नाइंसाफ़ी की आमाजगाह बना चुकी है। मोदी ने मुसलमानों के साथ दूसरी अक़लियतों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ेगा। जब भारत में जिस हद तक इंतहा पसंदी बढ़ गई है वो सबको पता है। जिस तरह भारत की हर रियासत मुल्क से अलग होने पर बज़िद है, यही लग रहा है कि मोदी ने सोच रखा है कि वो खुद भी हुकूमत से जाएगा और अपने साथ भारत का भी सफाया कर देगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट और डेवलपिंग स्टोरी है। इसे मैं मज़ीद तफसीलात भी दूंगा आपको, लेकिन तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। आते रिक्शे पे हैं और उनकी ख्वाहिश होती है कि सिविक वाले मिले हमें। गजब बेइज्जती है। सर्दियों में तो वो उन्होंने गर्म जो होना है इसलिए उन्होंने करनी जरूर। यार कोई बात नहीं बुरी लगती, बस बोलती बहुत ज़्यादा है। ये ना लड़की वालों की डिमांड होती है क्योंकि उनके मेकअप उतर जाते हैं गर्मियों में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान आमना और आप देख रहे हैं बागी टीवी। एक बारी फिर से सुबह के टाइम हम लोग UCP में हैं और फाउंटेन के पास काफ़ी आवाम बैठी हुई है और एक लड़का बैठा हुआ है, इससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मतीन, क्या करते हैं आप? मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ 5th सेमेस्टर। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। वो लाइट पिछले दिनों ख़राब हुई थी, लाइक कल परसों, क्या सीन है, क्यों हो रही है, कुछ तो पता होगा आपको? उसका ये है कि सर्दियों में 6000 मेगावाट जो है ना लाइट वो कंज्यूम होती है, लेकिन गर्मियों में होती है 25,000 से 30,000 तक लाइट जो है वो कंज्यूम कर रहे होते हैं। तो उन्होंने जो महंगे प्लांट होते हैं वो सर्दियों में बंद कर देते हैं। ठीक है, इस वजह से
क्या नाम है 6000 मेगावाट वाले चल रहे थे, तो लोड ज़्यादा हुआ, उस वजह से ब्लास्ट हुआ। लोड तो गर्मियों में नहीं ज़्यादा होना चाहिए, सर्दियों में कैसे हो ना गया? कोई फैक्ट्री बंद होती है, कोई कारखाना चल रहा है, उन्होंने जो होती है हुकूमत उसने बंद करवा दिया है। ठीक है, उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी, उन्होंने अपनी मैन्युफैक्चर करने, प्रोडक्ट बनाने हैं, उन्होंने वो चलाया है, जिस वजह से लोड पड़ा है, और लोड पड़ने की वजह से 6000 मेगावाट से लाइट ज़्यादा हुई है, इस वजह से ब्लास्ट हो गया। ओके ठीक है। अच्छा मुझे बताएं कि सर्दियों में लोग ज़्यादा शादियाँ क्यों करते हैं, गर्मियों में इतनी शादियाँ क्यों नहीं होती? ये तो मुझे आइडिया नहीं है सर्दियों में, बिकॉज अभी मेरी हुई नहीं है, जब होगी तब पता चलेगा। कुछ तो आइडिया होगा ना आपको? नहीं, कोई आइडिया नहीं है इस बार। अच्छा मुझे बताएं आपको लड़कियों की कौन सी बात बुरी लगती है? लड़की जो एटीट्यूड दिखाती है। अरे कहना क्या चाहते हो? एटीट्यूड दिखाती जी, जी यूनिवर्सिटी में ज़्यादा यही है कि एटीट्यूड जो दिखाती हैं, आती रिक्शे पे हैं और उनकी ख्वाहिश होती है कि सिविक वाले मिले हमें। गजब बेइज्जती है। ये बात। आपको कोई लड़की एटीट्यूड दिखाती है? नहीं, हमने कभी किसी को इतना अपने नज़दीक आने नहीं दिया जो एटीट्यूड दिखाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाओ। मैं भी ठीक हूँ। अच्छा आप बहुत सीरियस लग रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन हमारा फ़नी है। क्वेश्चन ये है कि सर्दियों में लोग इतनी शादियाँ क्यों करते हैं, गर्मियों में क्यों नहीं करते? सर्दियों में तो वो उन्होंने गर्म जो होना है इसलिए उन्होंने करनी जरूर। किस तरह से गर्म होना? गर्म उन्होंने इस तरह से होना है, समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? गर्म ही होना उन्होंने, और क्या होना है, अपना क्या डिटेल बताऊँ इतनी। अच्छा ठीक है, व्यूअर्स को मैं भी समझ आ गई हूँ आपके कोड वर्डिंग की। अच्छा मुझे बताएं लड़कियों में आपको क्या चीज़ बुरी लगती है? कुछ नहीं दिखाते, क्या? कुछ नहीं दिखाती, तो आप खुद याद कर लिया करें। खुद नहीं ना याद होता ना। इसके अलावा क्या बुरा लगता है? इसके अलावा असाइनमेंट में नहीं बनाती। असाइनमेंट भी नहीं बना के देती। काम के अलावा क्या चीज़ बुरी लगती है? काम के अलावा ये चीज़ मुझे लगती है सही होती है, वैसे इतनी बुरी भी नहीं होती, यही चीज़ें बहुत बुरी लगती हैं बस। और आप सिंगल हैं या फिर टेकन हैं? मैं सिंगल हैं, तो आपको तो फिर लड़कियों की और भी बहुत सारी बातें बुरी लगनी चाहिए, तो आपको बस यही लगती हैं बुरी? नहीं बुरी लगती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं यूसीबी में? मैं बीबीए कर रहा हूँ, 6th सेमेस्टर। 6th सेमेस्टर है। अच्छा बिजनेस करना है आपने? जी इंशाल्लाह। किस चीज़ का? अभी तो है कि मैं कार्स के शोरूम वगैरह उसके लिए करूँ। आपके पास कौन सी गाड़ी है? मेरे पास तो अभी सिटी है। आपकी वाली बंदी उसमें बैठ जाती है या पराठों की डिमांड करती है? मेरे वाली कोई आई नहीं। ये तो आपने अभी बोला ना। अच्छा खैर, हमारा क्वेश्चन है कि सर्दियों में लोग ज़्यादा शादियाँ क्यों करते हैं, गर्मियों में क्यों नहीं करते? सर्दियों में ट्रेंड बन चुका है, क्योंकि गर्मियों में इतनी मोस्टली इतनी होती नहीं है जितनी सर्दियों में शादी ट्रेंड है, ये तो इसकी खास वजह नहीं है। कोई तो होगी ना वजह के लोग क्यों ज़्यादातर लोग सर्दियों में ही शादियाँ रखते हैं, सर्दी के मौसम में। गर्मियों में कोई भी शादी नहीं रखता। सर्दियों में इवन लोग खुद जो होते हैं ना, जिनकी शादी होती है, वो भी कहते हैं कि हमारी शादी सर्दियों में रखें, गर्मियों में हमने नहीं शादी करनी। सर्दियों में फिर ये होगा कि तन्हाई होती है सर्दी में, इसलिए उन्होंने क्या नाम है सर्दियों में शादी करते हैं इसलिए। अच्छा मुझे बताएं आपको लड़कियों की कौन सी बात बुरी लगती है? लड़कियों की यार कोई बात नहीं बुरी लगती, अच्छी होती हैं, बहुत सारी, बहुत बोलती बहुत ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं? मैं भी ठीक हूँ। क्या करते हैं आप? मैं बीबीए का स्टूडेंट हूँ। बीबीए कौन सा सेमेस्टर? 6th। आपने भी बिजनेस करना है या फिर जॉब करनी है बीबीए का? बिजनेस ही करना है। किस चीज़ का करेंगे, कभी स्पोर्ट्स वगैरह का, स्पोर्ट्स सप्लीमेंट वगैरह का। अच्छा ठीक है। हमारा क्वेश्चन ये है कि आपको लड़कियों की कौन सी बात बुरी लगती है? बोलती बहुत है। इसके अलावा? बोलती बहुत है, और यही है, बोलती बहुत है बस, और कुछ नहीं लगता। आपकी वाली बंदी आपको बोल बोल के रोस्ट करती रहती है? हम बहुत तंग करती है, बोलती रहती है। अच्छा, और हमारा दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर्दियों में ज़्यादा शादियाँ क्यों करते हैं, गर्मियों में क्यों नहीं करते? ये ना लड़की वालों की डिमांड होती है, क्योंकि उनके मेकअप उतर जाते हैं गर्मियों में, इस वजह से वो कहती हैं कि हमने सर्दियों में शादी करना। आंसर यही वाला मेरे जहन में भी था जो उन्होंने बताया। बाकी जो है सब लोग अजीब अजीब से आंसर करें, लेकिन इसका आंसर यही है कि गर्मियों में मेकअप का बहुत मसला होता है, मेकअप सारा टपक टपक के पसीने से नीचे आ रहा होता है, तो सर्दियों में मेकअप बिल्कुल स्टिक रहता है, ये वजह होती है। तकरीबन 2 लाख से लेकर 40 लाख तक ये मशीनें हैं, ये बाहर की मशीनें होती हैं। कंपनी को फ़ोन किया है, कंपनी वालों ने बताया कि इस्लामाबाद पे एक है शॉप हमारी, एक कराची पे है, जो आपको नज़दीक लगती है उधर चले जाए। अच्छी बात है, हमारे पाकिस्तान का कर्जा तो एक दिन में उतर सकता है।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बागी टीवी और मैं हूं फैज़ सुख्ताई। नाज़रीन, आप ये जो शख्स देख रहे हैं इस वक्त, ये मेटल डिटेक्टर से कुछ ढूंढ रहा है। अभी इससे बात हुई तो इसका कहना था कि मैं बेरोज़गार था और मैंने ये मेटल डिटेक्टर ख़रीद कर दरिया रावी के किनारे से कई बार यहाँ से सोना चांदी के थोड़े मकदार में इंडियन करेंसी, दूसरी करेंसी भी इसको गाहे बगाहे मिलती रहती है। हुकूमती सतह पर जहाँ इतने इतने बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं और जो कोई चीज़ भी यानी कि इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान अगर दरियाफ्त करने में बिल्कुल नाकाम नज़र आती है, लेकिन ये शख्स अपने तौर पर अपने घर का रिज़्क चला रहा है और इस मेटल डिटेक्टर से इसने काफ़ी दफ़ा हमें दिखाई चीज़ें इसके पास मौजूद हैं जो इसने दरिया रावी के किनारे से कई बार निकाली भी हैं। क्या हाल है भाई आपका? अल्लाह पाक की रहमत करम मालिक का। कैसे ये जहन में आइडिया आया, क्या साइंस है आपके दिमाग में? ये आइडिया मैंने देखा था कुछ साल पहले। अच्छा। तो तब से जो है ना मेरे जहन पे आया था कि हमारे पाकिस्तान पे गुर्बत भी तो बहुत है ना। हर कोई लूट मार है, हर कोई चोर है, हर कोई अपना अपने घर के लिए देखता है, अपने पेट के लिए देखता है। तो उसके बाद मैंने ये हमने गुर्बत भी देखी है, हर चीज़ देखी हुई है। हमने ये सोचा है कि जब तक ज़िंदगी है इंशाल्लाह तब तक हम कुछ करना चाहते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये कहाँ से ख़रीदा आपने, कितने का ख़रीदा और अब तक कितने पैसे इससे कमा चुके हैं आप? ये तकरीबन 2 लाख से लेके 40 लाख तक ये मशीनें हैं। ये बाहर की मशीनें होती हैं। अच्छा। तो तकरीबन 5 साल से मेरी नीयत थी ये मशीन के लिए कि मैं पैसे इकट्ठे करूँगा, लेकिन इकट्ठे नहीं हो रहे थे। फिर मैंने एक गाड़ी बेची है, एक बाइक बेची है, 90,000 रुपये की गाड़ी बेची है। कुछ पैसे इकट्ठे करके हमने ना जाके ये इस्लामाबाद कंपनी को फ़ोन किया है। कंपनी वालों ने बताया कि इस्लामाबाद पे एक है शॉप हमारी, एक कराची पे है, जो आपको नज़दीक लगती है उधर चले जाए। ठीक है। तो फिर मैं इस्लामाबाद से लेके आया हूँ ये। अच्छा, तो ये इससे कितनी गहराई तक क्या क्या कुछ निकल आता है इससे? ये लोहा भी निकलता है, चांदी भी निकलता है। कोई भी चीज़ हो ना, लोहे की हो, चांदी, हाँ जी, मेटल, हाँ जी, वो निकल आती है। नीचे तक बता देता है? 4 से 5 फुट तक, हाँ जी, कन्फर्म बता देता है। सोना कितनी बार निकला है? सोना तो तकरीबन साल पहले निकला था एक बार, वो पीछे रावी वाली साइड पे निकला था, पुल सेंटर पे। अच्छा। जिधर से ये पानी सूखा हुआ था। 20 तोले का हार था, बड़ा बना हुआ, तो थोड़ी सी चांदी थी। अच्छा। तो उसके बाद जो है ना कुछ सिक्के वगैरह निकले हैं, लोया वगैरह। एक मोबाइल भी निकला था क्यू का। अच्छा। जिसकी LCD उड़ी थी। तो वो मैंने एक माँ बनी थी, मैंने उसको दे दिया कुछ दिन पहले दे दिया। अच्छा। तो चांदी और सोना जो था वो मैंने उसी टाइम पे, जो मेरी बीवी थी उसने कहा था कि हमने ये छोटे छोटे पीस करके ना, गरीब ऐसे लोग हैं जिनकी मदद करते रहते हैं, जो कमाने वाला नहीं है, औरतें अकेली हैं, हावन फोत हो गया। इसके अलावा क्या क्या निकलता है? लोहा निकलता ही रहता है? लोहा भी निकलता है, वो भी हम नहीं छोड़ते हैं, वो भी ले लेते हैं कि चलो, और अगर कुछ ना निकलेगा, लोहा 5 किलो भी निकल आता है, 2 किलो भी नहीं, 100-200 तो बनेगा ना। इसकी वजह से हम तो जब 20 किलो सोना निकला तो क्या कोई कारोबार कर लेते? क्या इस तरह कारोबार अपने लिए नहीं ना करना था, वो कारोबार करता तो वो मैंने खा पी लेना था, उसके बाद मैंने क्या करना था? अगर मैं किसी गरीबों पे बांटूंगा, अल्लाह के राह पे दूंगा, तो वो फिर मेरा दुगना तिगना हो। अच्छा, तो ये बच्चे, ये बेटा और बेटी है तुम्हारे साथ? ये एक बेटा है, एक बेटी है मेरे साथ। उनको भी साथ लेके घूम रहे हो? ये मेरे साथ ही होते हैं, घर बार भी नहीं ना है। अच्छा। तो फिर रात को हम, यानी कि जो कमाते हो सारा अल्लाह की राह में दे देते हो? हाँ जी, कुछ अपना रख लेते हैं, कुछ अल्लाह के राह पे दे देते हैं। क्या समझते हो, ये कारोबार कैसा जबरदस्त रहा तुम्हारा? कारोबार तो बहुत जबरदस्त है, करने वाला कई ऐसी जगह है हम नहीं जा सकते हैं, या गवर्नमेंट मना करती है, या हम उधर तक पहुंच ही नहीं सकते, हमारे पास इतनी हैसियत नहीं है कि पैसे नहीं है कि हम उधर तक जा सके। तो इसकी वजह से थोड़ा सा परेशान है। अब तुम्हें तो लोग देख रहे हैं, तुम्हारी वीडियो देखेंगे और तुम्हें चाहे वो कोई अगवा करके ले जाए। नहीं, अगवा करके लेके जाएंगे, किधर लेके जाएंगे? उनके लिए, उनके हाथ पे तो कुछ भी नहीं लगेगा। अच्छा। ये बात है। तो अब हर बंदा ये मेटल डिटेक्टर लेके तो ये फिर अब रावी पे पहुंच जाएगा? नहीं, वो अच्छी बात है, हमारे पाकिस्तान की एक वैल्यू होगी। अगर हर बंदा ये मशीन अपना काम करेगा। अच्छा। तो हर बंदा अगर लेगा तो हर पूरी हमारी कौम सेट हो जाएगी। ये जज्बा है कैसा जबरदस्त, जो निकलता है अल्लाह की राह में दे देता है, थोड़ा सा अपने लिए रखता है, और कारोबार का भी इसको कोई परेशानी नहीं है कि भाई जो मर्जी करे। ठीक है, वो खुश होता है कि भाई हर बंदा लेके यहाँ पर अपना ढूंढे, रिज़्क अल्लाह ने सबको देना ढूंढे। अच्छी बात है, हमारे पाकिस्तान का कर्जा तो एक दिन में उतर सकता है। अगर मेरे पास इतनी हैसियत हो ना, मैं एक दिन में पाकिस्तान का कर्जा उतार सकता हूँ। मेरे पास 40 लाख वाली मशीन हो, पूरे पाकिस्तान पे मुझे इजाज़त दे के जिधर मर्जी तुम जाके ढूंढ सकते हो। ऑनलाइन वीडियो भी बनती है इसकी, जब ढूंढते हैं ना वीडियो बनाते हैं कि जब से जिधर से भी निकलते हैं ना उधर से वीडियो शुरू हो जाती है, मैं काम पे जा रहा हूँ या मशीन है मेरे पास, फिर जा के ना ढूंढते हैं। फिर लो जी, कैसा ज़बरदस्त इंसान है। 2 बच्चे हैं, घर अपना नहीं है, रावी के किनारे जो चीज़ें ढूंढता है, मेटल ढूंढता है। आवाज़ आ रही है ना, ये इसके नीचे कुछ है, ये देख रहे हैं आवाज़,
ये देखिए आवाज आ रही है। लो जी, ये देखें आपके सामने ही अभी यहाँ पर ज़रूर कोई चीज़ है। ये देखें, ये देखिए एक सिक्का निकला है। लो जी, ये सिक्का निकल आया। तो कैसा ज़बरदस्त सिक्का है ये। पीतल का है जी। 1 दिरहम है, 1 दिरहम है। और ये शायद मुत्तहिदा अरब अमारात, ये दुबई का यानी कि खड़े खड़े इसने दुबई का जो है 1 दिरहम निकाल लिया। इस वक्त 70 रुपये का तकरीबन जो है रियाल है, ये शायद दिरहम है। तो बहरहाल इसका कह रहा है कि मैं पाकिस्तान का कर्जा उतार सकता हूँ अगर मेरे पास अच्छी वाली मशीन हो। तो क्या ही अच्छा हो कि हमारे जो हुक्मरान है इससे कोई थोड़ी सी शर्म खा ले। तो ये आज की वीडियो थी। ये हमारे घर पे बैठे हैं, हमारी पाकिस्तान की अवाम ही माशाल्लाह ऐसी है कि जज्बा है, हुक्मरान अपने घर पे भी बैठेंगे काम कर। तो ये एक पाकिस्तान का एक रोशन चेहरा था जिसने बताया कि मैं पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहता हूँ। ये अपने तौर पर बहुत कुछ कर रहा है। मज़ीद वीडियोस के लिए देखते रहें बागी टीवी।